हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। तो सबसे पहले बता दो यार, कैसे हो आप सब लोग, बिकॉज हम लोगों को मिले हुए काफी वक्त हो चुका है। अगर मैं ठीक से सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। कैसे हैं सभी लोग, तबियत पानी दुरुस्त। आपने आई होप अपने हॉलीडेज को ठीक तरीके से एंजॉय किया होगा। 15 अगस्त का भी ऑलमोस्ट हॉलीडे था और उसके बाद रक्षाबंधन भी थी, जो कि आई गेस आपकी बहुत अच्छी गई होगी। एंड आई होप आपने कॉकरोच को कंप्लीट कर लिया होगा। देयर वर 2 वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स जो कि हम लोगों ने पब्लिश किए थे एंड आई गेस आप लोगों ने उन लेक्चर्स को टाइमली देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आने वाले हफ्तों में आप प्लीज मेक श्योर एक बार उन लेक्चर्स को रिव्यू कर लें, एक बार ऊपर ऊपर से देख लें, बिकॉज आने वाले जो टेस्ट हैं उसमें आई विल मेक श्योर कि मैं कॉकरोच के कुछ क्वेश्चंस जरूर डालूं। बिकॉज हमारा फ्रॉक का टेस्ट हो चुका है, हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में टिश्यू वाले पार्ट का भी टेस्ट हो चुका है, कॉकरोच थोड़ा सा बचा हुआ है। सो लेट्स मेक श्योर कि उसके क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करें इन टेस्ट। और मैंने आपको डीपीपीज भी दी थी, तो उनके जो वीडियो सोल्यूशंस हैं वो भी बहुत जल्दी आप तक पहुंच रहे होंगे, तो आपका एक रिवीजन उनके थ्रू भी हो जाएगा एंड समरी लेक्चर भी बहुत जल्दी आ जाएगा कॉकरोच का। तो आपका एक और बार रैपिड रिवीजन हो जाएगा। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आपके उस समरी लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर हो जाएंगे। एंड आप लोगों ने समरी लेक्चर को भी बहुत ज्यादा पसंद किया। वैसे वो समरी लेक्चर था ही ऐसा कि हर कोई बच्चा उसको पसंद करे तो यही बेहतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इन द मोस्ट कंसोलिडेटेड फॉर्मेट आपको हर चीज समझाई गई थी और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इतने आराम से कवर किया गया था कि पेपर से पहले भी आप उन वीडियोस पे रिलाय कर सकते हो। आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं हुआ है। आप पेपर से पहले 40-50 मिनट में एक चैप्टर को बिंदास तरीके से रिवाइज कर सकते हो और पेपर फोड़ करके आ सकते हो, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई माइंड मैप्स। बहुत रिसर्च के साथ जो है उन सारी चीजों को तैयार किया जाता है, तो आई होप कि आपको उनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। ऑल राइट, चलिए, ऑल राइट, ग्रेट। तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी में इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है कि आप इसे खुद से समझ ही नहीं सकते। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, सिर्फ एक वर्ड, और उस वर्ड से पूरा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा होगा। आई कैन मेक श्योर कि उस एक वर्ड से आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा हो। और वो एक वर्ड क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको स्क्रैच से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एंड एंड में मैं आपको वो जन्म घुट्टी, वो रामबाण दे दूंगा, एक वर्ड, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है इट इज गोइंग टू बी हाईली कंसेप्चुअल। सारी चीजें समझने की हैं, सारी चीजें सीखने की हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत एफर्ट जो आपको लगेगा ट्रिक में वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत मजेदार सेशन है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मैंने आपको आखिरी क्लास में बताया था, ये आखिरी क्लास की स्लाइड है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि भैया ऑक्सीजन जो है उसको आपको एल्वियोलाई से कहां पहुंचाना है, आपको अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचाना है। टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसे खाने पीने का मटेरियल और ऑक्सीजन चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एनर्जी बनाने के लिए हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हम वातावरण से जो हवा ले रहे हैं, एनवायरमेंट से जो हवा ले रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, ये पहले लंग्स में जाती है, एल्वियोलाई में भर जाती है और एल्वियोलाई के थ्रू डिफ्यूज होकर लोड हो जाती है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन कहां सप्लाई हो जाती है, सेल्स तक सप्लाई हो जाती है। ये बात हमको अच्छे तरीके से पता है। फिर ये जो सेल्स होते हैं इनमें ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल के अंदर चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट सेल से बाहर निकल के ब्लड में लोड हो जाते हैं। अब ब्लड से ऑक्सीजन हट चुकी है, न्यूट्रिएंट्स हट चुके हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ब्लड में डल चुके हैं, CO2 ब्लड में डल चुकी है, तो ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड हो गया गंदा। तो ये जो है ब्लड आपका कहां चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, एल्वियोलाई के पास चला जाएगा और CO2 को एल्वियोलाई तक पहुंचा देगा। और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा एंड नया ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में लोड हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें CO2 की मात्रा भरपूर है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भरपूर है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एल्वियोलाई से ब्लड में लोड हुआ, ब्लड के थ्रू सेल में गया या टिश्यूज में गया, कैसे गया, दैट इज द पॉइंट।
हमने कहा कि टिश्यू से CO2 ब्लड में लोड हो गई और आपका एल्वियोलाई तक पहुंच गई और हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। कैसे? दैट इज द पॉइंट। ये आज हमको जानना है, इसके पीछे के मैकेनिज्म की हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक बात कर ली थी कि भैया ऑक्सीजन जो है ये 97% किस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेट में। हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, लाल कलर का पिगमेंट है जो आपके ब्लड में पाया जाता है, आरबीसीज में पाया जाता है। तो यही हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये जो हेमोग्लोबिन है ये एक गाड़ी है, ये एक छोटी कार है, 4 सीटर कार है, इसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये बैठा सकता है। तो ये अगर हेमोग्लोबिन है तो इसमें आपके 4 आयरन एटम्स यहां पर देखने को मिलते हैं और इन चारों आयरन के साथ अटैच हो सकता है एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूं यानी एक एक O2 मॉलिक्यूल। और एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है। भाई हम बोल रहे हैं ना O2 यानी ऑक्सीजन के 2 एटम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो अगर मुझसे कोई बोले कि एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, 4 O2 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर कोई पूछ ले भैया जी कितने ऑक्सीजन एटम्स को ट्रांसपोर्ट करता है? 4 into 2 कर देंगे तो सर 8 ऑक्सीजन एटम्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है। करेक्ट है। अब ये जो हेमोग्लोबिन है ये 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पे लद जाता है, बैठ जाता है, जब हेमोग्लोबिन नाम की गाड़ी पे 4 ऑक्सीजन बैठ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन बैठ गया है हेमोग्लोबिन के ऊपर, ऑक्सीजन बैठ गया है हेमोग्लोबिन के ऊपर, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कह देंगे? कह देंगे सर। और बचा हुआ जो 3% है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा में ही डिसॉल्व हो जाता है और डायरेक्टली बिना आरबीसी में जाए ब्लड में ही घूमता रहता है। ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है, पानी जो है ब्लड का, उसी में घूमता रहता है। तो 3% एज प्लाज्मा और 97% एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर ये आपका कई गुना ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये ज्यादा सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा में ज्यादा ट्रेवल कर सकती है। तो यहां पे सिर्फ 3% आपका प्लाज्मा के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है ऑक्सीजन, यहां 7% CO2 प्लाज्मा में ट्रेवल करता है, डबल से भी ज्यादा। आपका जो हेमोग्लोबिन है ये कितना परसेंट कैरी करता है? CO2 20 से 25%, यानी एवरेज अगर आप निकालें तो 22-23% के आसपास बनाता है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। इसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहने की गलती मत करना मेरे दोस्त। कई लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन है, वहां बोलते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। नहीं, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। यहां अमीनो ग्रुप की डिस्कशन हो रही है। दिस इज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बामिनो हमेशा याद रखना। देन बचा हुआ 70%, लगभग 23% ये हो गया एवरेज, 7% ये हो गया, टोटल 30%। बचा हुआ जो 70% है दोस्त, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। बाइकार्बोनेट क्या होता है, कैसे बनता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि परसेंटेज बाइफर्केशन क्या है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 97% ऑक्सीजन आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है। सबसे कॉमन रूट क्या है ऑक्सीजन को ट्रेवल कराने का? ऑक्सीजन को बैठा दो हेमोग्लोबिन नाम की गाड़ी में, अपने आप लेकर के चला जाएगा। 97%। बचा हुआ 3% प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगा, प्लाज्मा के थ्रू जाएगा। देन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 3 अलग अलग रूट है। ऑक्सीजन प्लाज्मा में सिर्फ 3% था, यहां डबल से भी ज्यादा यानी 7% है। यहां 97% ऑक्सीजन बना रहा था ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यहां कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाएगा लगभग 23% के आसपास। और यहां कोई बाइकार्बोनेट नहीं बन रहा था, यहां पर 70% यानी मैक्सिमम बाइकार्बोनेट के तौर पे ट्रेवलिंग होती है CO2 की। तो कोई अगर पूछ ले मैक्सिमम ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेट में। और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रेवल करता है? तो हेमोग्लोबिन के साथ नहीं करता, कार्बामिनो आंसर नहीं करना है, यहां पे आंसर करना है आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में। यहां तक की सारी बातें याद है, ये डेटा याद है? यस, तो एक बार बता दीजिए फटाफट। भाई ये डेटा हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवाइज कराया क्योंकि इन सारी बातों की आज हमें जरूरत पड़ेगी। और जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी भैया वो पहले से ही रिवाइज करते हुए चले, बाद में दिक्कत हमको ना हो, बाद में परेशानी हमको ना हो। करेक्ट है? यहां तक इफ एवरीथिंग इज फाइन, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। बाइकार्बोनेट क्या होता है, कैसे बनता है, हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड बहुत डिटेल में, टेंशन ही मत लो।
बस मेरे साथ साथ चलो, जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं वो बताते हुए चलिए। बाकी पढ़ाना मेरा काम है, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको आज मिल जाएगी। राइट, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि एक हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, इसको हम एचबी लिख रहे हैं। एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैठा लेता है अपने ऊपर। यानी अगर मैं इसकी इमेज बना दूं, तो क्या कुछ ऐसी इमेज बन जाएगी। ये अगर आपका हेमोग्लोबिन है, इसको अगर मैं हेमोग्लोबिन लिख दूं, तो ये जो हेमोग्लोबिन नाम की छुक छुक गाड़ी है, इसमें कितने ऑक्सीजन बैठ जाएंगे, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे आपके? 4। 1 O2, 2 O2, 3 O2, 4 O2। तो 4 हो गए आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि एटम्स कितने हो जाएंगे, तो आप गिन सकते हो, टोटल 8 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। करेक्ट, ये बात हमें पहले से पता थी, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। अगली बात यह है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबली। दिस इज अ सुपर लॉजिकल पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे दोस्त, ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकल पॉइंट है। समझ लीजिए, मेरे फेफड़ों के अंदर हवा भरी हुई है, ऑक्सीजन भरी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे फेफड़ों में बहुत सारी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को मैं ब्लड में भेज दूंगा। भेज देंगे सर। क्या मैं इस ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन पे बिठा दूंगा, गड्डी में बिठा दूंगा? बिठा देंगे सर। अब इस गड्डी का काम क्या है कि ये आगे जाए और टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाए। तो क्या वहां पर जाकर इस ऑक्सीजन को गाड़ी से उतार देगा हेमोग्लोबिन? उतार देगा, तभी तो ऑक्सीजन जाकर के टिश्यू में पहुंचेगी। हमेशा जिंदगी भर ब्लड में ही थोड़ी घूमती रहेगी, हमेशा इस गाड़ी में ही थोड़ी बैठी रहेगी। अगर किसी सवारी को गाड़ी में बैठाया है, तो गाड़ी से उतारना भी तो पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना यार। अगर आपने कोई कैब बुक करी, तो अब वो कैब आपकी थोड़ी हो गई है। आप ये थोड़ी बोलोगे यार मैंने बुक कर ली है, हमेशा के लिए मेरी हो गई। आपका रास्ता अगर 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, जहां तक आपकी डेस्टिनेशन है वहां पे जाके कैब आपको उतार देगी। तो यू आर हैविंग अ रिवर्सिबल बॉन्डिंग विद कैब। आप कैब में बैठे, आप कैब से उतरोगे भी, दैट इज वेरी वेरी सर्टेन। तो अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा है, अगर एल्वियोलाई के लेवल पे ऑक्सीजन ब्लड में चढ़ी है, ऑक्सीजन अगर हेमोग्लोबिन पे बैठी है, तो टिश्यू के लेवल पे जाके उतरना भी तो है उस ऑक्सीजन को, टिश्यू में पहुंचना है, सेल में पहुंचना भी तो है। दैट्स वेरी बेसिक थिंग। तो अगर आप यहां पर देखें, तो मैं एक डब्बा बना देता हूं, ये डब्बा क्या है भैया? ये डब्बा है आपका एल्वियोलाई, है ना, ये डब्बा है आपका एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है। तो इस एल्वियोलाई में क्या है भैया जी? O2 खूब है, O2 खूब सारी है। इस O2 को मैं क्या कर दूंगा? लोड कर दूंगा ब्लड में। इस O2 को मैं क्या कर दूंगा? लोड कर दूंगा ब्लड में, पहुंचा दूंगा ब्लड में, बिल्कुल पहुंचा दूंगा। क्योंकि अगर मैंने सांस ली है, ताजा ताजा सांस ली है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहां जाएगा? ये ऑक्सीजन जो है आपका यहां जाएगा और Hb के साथ बाइंड कर जाएगा, तो HbO2 बन जाएगा। भाई यहां पर आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा ना? बिल्कुल बन जाएगा। हेमोग्लोबिन नाम की गाड़ी पे ऑक्सीजन बैठ गया, तो इट इज लोडेड। तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन इज लोडेड ऑन हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इज लोडेड ऑन हेमोग्लोबिन, ऑन Hb। लोड कर दिया है, गड्डी पे बैठा दिया है, किसको? आपके ऑक्सीजन को। यहां पर अब ये जो ब्लड है, ये ऑक्सीजन को लेकर के पहुंच गया है कहां पर? ये ऑक्सीजन को लेकर के पहुंच गया है टिश्यू के पास। तो टिश्यू में अब आपको क्या करना है? ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये अगर आपका टिश्यू है या ये आपका सेल है अगर कोई, तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या यहां पर आपका हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को उतार देगा? उतार देगा। तो आप क्या बोलेंगे? अनलोडिंग ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। क्या यहां पर हेमोग्लोबिन जो है इससे अनलोडिंग ऑफ O2 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या यही पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। यहां पर हेमोग्लोबिन बाइंड हुआ, यहां पे हेमोग्लोबिन छूट गया, यानी क्या रिवर्सिबल बाइंडिंग है? बिल्कुल रिवर्सिबल बाइंडिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन बाइंड करते हैं हेमोग्लोबिन से इन अ कोऑपरेटिव फैशन। कोऑपरेटिव फैशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है साथी हाथ बढ़ाना। क्या होता है इसका मतलब? साथी हाथ बढ़ाना, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, है ना भैया? एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
तो यहां पे साथ ही हाथ बढ़ाना का कॉन्सेप्ट लग जाता है। क्या हुआ, जब आपका हीमोग्लोबिन पे पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा, जब आपका हीमोग्लोबिन पे पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ये बहुत दिक्कत से बाइंड करेगा। जब पहला ऑक्सीजन से बाइंडिंग होगी आपके हीमोग्लोबिन की तो बहुत दिक्कत में बाइंडिंग होगी, है ना। यहां पे पहला ऑक्सीजन बाइंड कर गया तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग इज डिफिकल्ट। ये अपने दम पे, इसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, ये अपने दम पे आकर के बैठा है आपका हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग इज डिफिकल्ट, राइट। लेकिन जब दूसरा ऑक्सीजन आया तो इसको सपोर्ट करने के लिए पहले से एक ऑक्सीजन बैठा हुआ था, तो आप क्या कह सकते हो, सेकेंड ऑक्सीजन बाइंडिंग इज मच इजियर। सेकेंड ऑक्सीजन बाइंडिंग इज इजियर देन फर्स्ट, इज इजियर देन फर्स्ट, राइट। फिर अगर आप देखो तो तीसरा वाला जो है, इसकी बाइंडिंग फर्स्ट और सेकंड से भी इजियर होगी, इजियर देन फर्स्ट एंड सेकंड, इजियर देन फर्स्ट एंड सेकंड। और ये जो आपका लास्ट है ऑक्सीजन, इस मॉलिक्यूल की बाइंडिंग वुड बी द इजिएस्ट, इस मॉलिक्यूल की बाइंडिंग वुड बी द इजिएस्ट। इस प्रकार के बाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब क्या है कि अगर लेट से एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बैठ गया है तो वो हाथ दे देता है दूसरे ऑक्सीजन को कि आजा भाई तू भी आजा, मैं तेरी हेल्प कर देता हूं। फिर दो ऑक्सीजन है तो तीसरे वाले को आसानी से पकड़ के खींच लेते हैं, और चौथा ऑक्सीजन है बहुत ही आराम से, है ना, गर्दन पकड़ के उठा लेते हैं, आजा बेटा गाड़ी में बैठ जा। तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसकी बाइंडिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, सेकंड वाले की थोड़ी और आसान, थर्ड वाले की थोड़ी और आसान, चौथे वाले की सबसे आसान। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। यानी एक भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हीमोग्लोबिन के ऊपर लोड हो जाता है तो अगले वाले की बाइंडिंग को वो कंपैरेटिवली आसान बना देता है, उसको वो फैसिलिटेट कर देता है ना, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई तुम जल्दी जल्दी आ जाओ, तुम्हें अब मैं वही प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा जो मुझे हुई थी, राइट। ये 2 पॉइंट समझ में आया नहीं, फटाफट बताइए, क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबली बाइंड करता है। जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर चढ़ा है, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी पे बैठा है तो उसको उस गाड़ी से उतरना भी पड़ेगा। अगर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा थी और वो हीमोग्लोबिन पे बैठ गया, लोड हो गया, तो टिश्यू लेवल पे जाके अनलोड भी तो होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, ये कोऑपरेटिव है, यानी साथी हाथ बढ़ाना स्ट्रेटजी यहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है। अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ चुका है तो दूसरा जो अगला मॉलिक्यूल आएगा ना ऑक्सीजन का, उसकी लोडिंग को ये आसान बनाता है। फिर 2 मॉलिक्यूल हो गए ऑक्सीजन की तो तीसरे की लोडिंग और आसान हो जाएगी, 3 मॉलिक्यूल हो गए ऑक्सीजन के तो चौथे की लोडिंग और आसान हो जाएगी। सिंपल 2 ही लाइन थी, बट हमने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दिया है। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आप 2 एक्सिस बना लीजिए फटाफट, और एक एक्सिस पे लिख लीजिए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन, यानी हीमोग्लोबिन जो है उस पे कितनी सीट है, हीमोग्लोबिन पे कितनी सीट है सर, 4 सीट है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी गाड़ी है जिसपे आपकी कितनी सीटें हैं, जिसपे आपकी 4 सीटें हैं, 1 2 3 4। अगर 4 में से एक सीट भर गई तो क्या बोलोगे, सर एक सीट भर गई, 25% कार भर गई, 25% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। अगर 2 आपकी सीट्स भर गई हैं तो आप कहेंगे सर 50% कार ऑक्यूपाई हो गई आउट ऑफ 100%। अगर 3 सीटें भर गई है तो आप कहेंगे सर 75% सीट्स जो है आपकी ऑक्यूपाई हो गई। और चौथा, जब पूरी की पूरी गड्डी भर जाएगी, जब 4 में से 4 ऑक्सीजन आकर के लद जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, सर 100% सैचुरेशन हो गई है यहां पर। तो अगर आप यहां पर देखें तो आप नंबर वाइज मार्किंग कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 25%, this is going to be around 50%, this is going to be around 75%, and this is going to be around 100%। यही बात है ना। आप चाहो तो इसको थोड़ा दूर दूर भी लिख सकते हो, आपका ही कॉल है। ये हो गया आपका 25% के आसपास, पीछे लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 50% के आसपास, ये हो गया आपका 75% के आसपास, और ये हो गया आपका 100% के आसपास। 4 में से 4 आपकी सवारियां जो है आकर के बैठ चुकी हैं, हर कोई लद चुका है आपका हीमोग्लोबिन के ऊपर। दिस इज कंप्लीट सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन।
4 में से एक सवारी बैठी 25%, 2 सवारी बैठी 50%, 3 बैठी 75% और चारों बैठ गई हैं तो 100% गाड़ी भर चुकी है। और यहां पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है mmHg में, यहां आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, इस हिसाब से आपका पार्शियल प्रेशर यहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया द बाइंडिंग इज कोऑपरेटिव। हमें कैसे पता लगा? आप लोग भी पूछ रहे थे सर बाइंडिंग कोऑपरेटिव है, ये आपको कैसे पता? कोई प्रूफ तो चाहिए ना हर बात का, बिल्कुल प्रूफ चाहिए। और एज अ साइंटिस्ट, एज अ साइंस स्टूडेंट, हमको तो प्रूफ मांगना ही चाहिए। भाई मैंने बोल दिया कोऑपरेटिव, आपने सुन लिया कोऑपरेटिव, माने क्यों? वाई? हमने जब परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ग्राफ प्लॉट किया तो हमने देखा कि ये ग्राफ आपका कैसा आता है, ये ग्राफ आपका सिग्मॉइड आता है, ऐसा आता है। हमने देखा कि ये ग्राफ आपका कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है। अब आराम से इस ग्राफ की अहमियत को समझिए। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि सबसे पहले 25% आपका यहां पर क्या हो चुका है, सबसे पहले 25% आपका यहां पर क्या हो चुका है, हीमोग्लोबिन भर चुका है, एक सवारी बैठ चुकी है। एक सवारी कब बैठी? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना सारा हो गया। इसकी बाइंडिंग कितनी मुश्किल है यार, 0 से लेकर के इतना पार्शियल प्रेशर करना पड़ा ऑक्सीजन का, तब जाके 25% सीट भरी है। अगला देखो, 50% सीट भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ी मेरे भाई। यहां पर देखो कितनी कम मेहनत करनी पड़ी है। पहले इतना जोर लगाया तो इतना सा रिजल्ट मिला, फिर इतना जोर लगाया इतना सारा रिजल्ट मिल गया, राइट? फिर आप आगे देखो तो ये है भैया आपका 75%। अब 75% का अगर आप देखो तो और कम मेहनत करनी पड़ी, और कम मेहनत करनी पड़ी। और बाद में आप लास्ट वाले में देखो तो यहां तो कंप्लीटली सैचुरेशन आपकी हो ही जाएगी, तो यहां तो नीचे कोई डॉट बनाने का फायदा है नहीं। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि पहले पार्शियल प्रेशर आपने 0 से इतना बढ़ाया, 0 से इतना बढ़ाया, इतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, तब जाके एक ऑक्सीजन लोड हुआ हेमोग्लोबिन पे, तब जाके 25% गाड़ी भरी हेमोग्लोबिन की, यानी एक ऑक्सीजन लोड हुआ। इतनी मेहनत करने पे, इतना ऑक्सीजन बढ़ाने पे एक ऑक्सीजन लोड हुआ है। फिर थोड़ी सी मेहनत करने पे दूसरा झटपट लोड हो गया, यानी इसको उठाने वाला, इसको संभालने वाला कोई था पहले से। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, और कम मेहनत करी, क्योंकि भैया अब ये दोनों मिलकर के तीसरे वाले को संभाल लेंगे, तो आपका आसानी से उसको पिकअप कर लिया। और चौथा जो है, यहां तो कंप्लीट सैचुरेशन आपको देखने को मिल ही रही है, तो यहां तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो बात समझ में आई कि ये जो आपका कर्व है, ये आपका किस तरीके से कोऑपरेटिव बाइंडिंग को एक्सप्लेन करता है। यस, तो अगर आप देखें तो यहां पे आप लिख सकते हैं द बाइंडिंग इज कोऑपरेटिव देयरफॉर सिग्मॉइड कर्व आता है ना। ये किसी किताब में नहीं है बात, ये आपको खुद से एनालाइज करनी पड़ती है दोस्त। देयरफॉर आप कह सकते हो, देयरफॉर सिग्मॉइड कर्व आता है, देयरफॉर सिग्मॉइड कर्व आता है। सिग्मॉइड मतलब एस शेप कर्व आता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी ने एस बना दिया है, किसी ने एस अल्फाबेट बना दिया है, ऐसा लगेगा, तो इसे हम सिग्मॉइड कर्व या एस शेप कर्व कहते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। तो यहां से हमें पता लग गया क्यों बाइंडिंग कोऑपरेटिव थी। कर्व को हमने एनालाइज किया, साइंटिस्ट ने बैठकर के एनालाइज किया और बताया कि पहला ऑक्सीजन लोड होना मुश्किल है, दूसरा और आसान है, तीसरा सबसे आसान है। करेक्ट, ये बात हमको समझ में आई। अब मेरे दोस्त यहां पर देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को क्या करते हैं, आपका एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन की एसोसिएशन कब होगी हीमोग्लोबिन के साथ, आप खुद बताइए। और ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कब होगी, आप खुद बताइए। मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन डिसोशिएट कब होगा, ऑक्सीजन डिसोशिएट कब होगा। हेमोग्लोबिन तो आपका ऑक्सीजन और CO2 दोनों से ही बाइंड कर सकता है भाई, ये तो आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बामिनो हेमोग्लोबिन दोनों ही बनाता है, यानी हेमोग्लोबिन दोनों से ही बाइंड कर सकता है। अगर किसी जगह पर CO2 ज्यादा है तो हेमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा सर, CO2 से। अगर किसी जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हेमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा सर, ऑक्सीजन से। यानी हेमोग्लोबिन के पास दोनों से ही बाइंड करने की ताकत है। अगर बॉडी की किसी इलाके में CO2 ज्यादा है तो हेमोग्लोबिन CO2 को बैठा लेगा अपनी गाड़ी में, ऑक्सीजन को लात मार के निकाल देगा। और अगर कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन को बैठा रहने देगा, CO2 को लात मार के निकाल देगा, यानी जिसका जितना भाड़ा होगा उसको वो बैठा लेगा। एक इलाका है लेट्स से टिश्यू, ये टिश्यू है, टिश्यू में क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन या CO2, फटाफट बताइए, एक बार फटाफट बताइए कि टिश्यू में ऑक्सीजन ज्यादा होता है या CO2।
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक टेबल बताया था और उस टेबल में कई सारी वैल्यूज थी। मुझे बताइए कि टिश्यू में CO2 ज्यादा होता है या ऑक्सीजन। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन यहां पर कम होगा। ऑक्सीजन यहां पर कितना होगा आपका 40 के आसपास, 40 mmHg। और CO2 कितना होगा यहां पर, CO2 होगा आपका 45 mmHg। करेक्ट। अगर CO2 यहां पर ज्यादा है और इसके आसपास से ब्लड बह रहा है, इस टिश्यू के आसपास से ब्लड बह रहा है, तो हेमोग्लोबिन किसको बैठाएगा? O2 की वैल्यू है कम, O2 दे रहा है 40 रुपया, और आपका CO2 की वैल्यू है ज्यादा, CO2 दे रहा है 45 रुपया। खुद बताइए हेमोग्लोबिन किसको बैठाएगा? CO2 को बैठाएगा ना। ऑक्सीजन को लात मार के उतार देगा अपने ऊपर से कि भाई तू हट, मुझे CO2 को बैठाने दे, बिकॉज यहां पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हेमोग्लोबिन दोनों को ही बैठा सकता है, लेकिन बैठाएगा किसको? जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जो ज्यादा पैसा दे रहा होगा, टैक्सी ड्राइवर, उसी को बैठाएगा। तो हेमोग्लोबिन उसी को बैठाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर समझ लीजिए ये आपका एल्वियोलाई है, ये आपका एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा थी, PO2 कितनी थी आपकी? 104 के आसपास थी, और CO2 की वैल्यू कम थी, CO2 की वैल्यू आपकी 40 थी। अब इसके नीचे से आपकी ब्लड वेसल जा रही है, बताइए आपका हेमोग्लोबिन किसको बैठाएगा? हेमोग्लोबिन किसको बैठाएगा? हेमोग्लोबिन यहां पर ऑक्सीजन को बैठाएगा ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर HbO2 बनेगा, यहां पर HbO2 बनेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा, और यहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा है, तो आपका कार्बमिनो हेमोग्लोबिन बनेगा। बात समझ में आई है ना? ये लिखना नहीं है दोस्त, ये सारा समझाऊंगा मैं, ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से बाइंडिंग होती है। हेमोग्लोबिन दोनों के साथ बाइंडिंग कर सकता है, जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसके साथ बाइंडिंग कर लेगा। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, है ना? राइट। तो अगर आप देखें तो यहां पर एक बात लिख सकते हैं आप, यहां पर अगर आप देखें तो आप एक बात लिख सकते हैं कि हेमोग्लोबिन कैन बाइंड विद बोथ O2 एंड CO2। ये O2 और CO2 दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। तो जब हेमोग्लोबिन आपका पाया जा रहा होता है कहां? एल्वियोलाई के पास, तो नियर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास जो आपकी ब्लड वेसल है, एल्वियोलर जो कैपिलरी है, नियर एल्वियोलाई HbO2 इज फॉर्म, HbO2 इज फॉर्म्ड। क्यों HbO2 इज फॉर्म्ड? सिंस PO2 इज मोर। वहां पर क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होगी। एंड नियर टिश्यू, एंड नियर टिश्यू, टिश्यू में आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन से CO2 खूब सारा बना है, तो नियर टिश्यू CO2 इज फॉर्म्ड, तो आपका कार्बमिनो हेमोग्लोबिन बनेगा। तो आप कहेंगे नियर टिश्यू कार्बमिनो हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड, नियर टिश्यू कार्बमिनो हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड सिंस PCO2 इज मोर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर। तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा, CO2 ज्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा। अब कौन कौन सी चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होगी या नहीं? तो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कब होगी? आराम से सुनिए, मैंने कहा था मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक शब्द से सिखा दूंगा। अब उस शब्द को सुनने का टाइम आ चुका है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब होगी? क्या हमारे देश के जवान कभी गलत होते हैं? कभी नहीं होते, राइट? तो कैडेट इज राइट। हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश के जो कैडेट हैं, ये राइट होते हैं, ये सही होते हैं। एकदम सही बात कर दी सर, दिल की बात कर दी। लेकिन इस दिल की बात से कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये तो सुनते जाओ मेरे भाई। इस दिल की बात से कंक्लूजन क्या निकलेगा? सी का मतलब क्या है? सी का मतलब जब CO2 बढ़े, जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़े, जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बढ़ाएगा या ऑक्सीजन को बैठाएगा अपने ऊपर? नहीं बैठाएगा। CO2 ज्यादा है तो CO2 को बैठाएगा अपने ऊपर। भाई मैंने क्या बताया? हेमोग्लोबिन दोनों से बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से और CO2 से। ऑक्सीजन ज्यादा तो उसको बैठा लेगा अपने ऊपर, CO2 ज्यादा तो उसको बैठा लेगा। अगर CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन को तो डिसोशिएट कर देगा ना, ऑक्सीजन को तो लात मार के भगा देगा। CO2 ज्यादा भाड़ा दे रहा है, तो CO2 इज मोर, तो आपका ऑक्सीजन को ये उतार देगा, ऑक्सीजन को डिसोशिएट कर देगा। अगर CO2 ज्यादा है तो क्या एसिडिटी ज्यादा होगी? अगर CO2 ज्यादा है तो क्या एसिडिटी ज्यादा होगी? सर बिल्कुल ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि CO2 को अगर आप खोल के लिख दें, CO2 को अगर आप फाड़ के लिख दें, तो आप क्या लिख सकते हैं? COO, और COO क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है।
जब आप कोई भी एसिड लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप उसके एंड में COOH लगा देते हैं। COO जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहलाता है, जो कि एसिड्स में पाया जाता है। तो क्या CO2 ज्यादा होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर एसिडिटी है तो आप कह सकते हैं कि H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी तो एसिडिटी बढ़ेगी। या आप कह सकते हैं कि आपका pH कम है, एसिड मतलब pH कम। तो इन सारी बातों का मतलब एक ही है, करेक्ट, एक ही है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज डी। डी क्या है आपका? एक केमिकल है दैट इज डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब ये डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ज्यादा हो जाए, ये डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब ज्यादा हो जाए, अगेन आप ऐसे याद कर सकते हो कि एसिड ही तो है, तो एसिड ज्यादा हो जाए। डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड स्पेसिफिक एसिड है, जब ये ज्यादा हो जाए तो भी आपका ऑक्सीजन को उतार देता है। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन की खपत हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो CO2 कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी ना, इसको उतार के फेंक देगा। और मेरे भाई टी का मतलब जब तापमान ज्यादा हो, जब तापमान ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो। अगर ये पांचों चीजें हो रही हैं तो आपका जो कर्व है, आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इट विल शिफ्ट टू राइट। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व will shift to right, will shift to right। वो आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और इन सारे ही केसेस में ऑक्सीजन के साथ दोस्ती टूट जाएगी हीमोग्लोबिन की। ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। ये बात हमने सीखी। सिर्फ आपका एक लाइन से दैट इज कैडेट राइट हमने खत्म कर डाला सारा का सारा खेल। किस किस केस में ऑक्सीजन को उतार देगा हीमोग्लोबिन? अगर CO2 बढ़ रही है तो CO2 को बैठाएगा, ऑक्सीजन को उतार देगा। अगर CO2 बढ़ रही है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, उस केस में उतार देगा। अगर आपका डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बढ़ रहा है तो भी ऑक्सीजन को उतार देगा। एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी उतार देगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी उतार देगा। इन सारे केसेस में आपका जो ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहां पर अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, यहां पे अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो ये ग्राफ जो है किस साइड में चला जाएगा? आपका राइट साइड में चला जाएगा। ये ग्राफ आपका सेम जगह पे शुरू होगा, सेम जगह पे खत्म होगा, लेकिन ये आपका किस साइड चला गया? ये आपका थोड़ा राइट साइड में चला गया। ये आपका राइट साइड में चला गया। यानी जब ऑक्सीजन हट जाती है हीमोग्लोबिन पे से तो आपका राइट साइड में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। मैंने कहा कि आपको 50% सैचुरेट करना है हीमोग्लोबिन को, 50%। यहां पर हो रहा है 50%, और पहले नॉर्मल कंडीशन में यहां पर हो रहा था 50%। बताइए किसमें ज्यादा मुश्किल से आपका सैचुरेशन हो पा रहा है? केस ए या केस बी? नॉर्मल केस में या फिर ब्लू वाले केस में किसमें ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा हीमोग्लोबिन पे 2 ऑक्सीजन बैठाने के लिए? इस पे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? प्लीज लेट मी नो। मैं आपको समझा दूंगा, आराम से समझा दूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपको यह चीज समझ में आई या नहीं। 10 बार बताएंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। केस बी लिख रहे हैं, बी 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 बी। क्या बात है यार, जो पढ़ाई नहीं करते वो पढ़ाई नहीं करते, वो चैटिंग करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट यहां पर आइडियली बैठे हैं पढ़ने के लिए, एक भी बच्चा गलत जवाब नहीं देता, विच इज कमेंडेबल। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों। ब्लू वाले में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया जब मैंने इतना ऑक्सीजन दिया, इतना ऑक्सीजन दिया, इसी पे इतना ऑक्सीजन देने पे ही, इतने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही 2 ऑक्सीजन जाके लद गए हेमोग्लोबिन पे। लेकिन यहां दूसरे केस में मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ा मेरे भाई, ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ा, 0 से लेकर के यहां तक ऑक्सीजन देना पड़ा। तो इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना, दैट्स वाई यहां पर आपका सैचुरेशन लेट हो रहा है। तो अगर ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो गया इसका मतलब दिक्कत हो रही है। ये ग्राफ अगर राइट साइड में शिफ्ट हो गया इसका मतलब अब मुझे ज्यादा ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है फॉर द वेरी सेम सैचुरेशन। मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से नाता तोड़ना चाहता है हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये 5 चीजें हो गई हैं, CO2 बढ़ गया है, एसिडिटी बढ़ गई है, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बढ़ गया है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है या आप तापमान बढ़ा रहे हो अपनी बॉडी का। इन सारे केसेस में राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट। इसीलिए इस कर्व का नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, क्योंकि इस कर्व से हम उन सारे फैक्टर्स को समझ सकते हैं कि भैया किस किस फैक्टर को इंप्लीमेंट करने पे ऑक्सीजन हट रहा है हीमोग्लोबिन से दूर। तो साइंटिस्ट ने CO2 बढ़ा के देखी तो पता लगा यार ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ रहा है हीमोग्लोबिन अगर मैं CO2 को बढ़ाता हूं। तापमान बढ़ा के देखा,
एक्सरसाइज करा के देखिए आदमी को और ये कर्व नोट किया तो उन्हें पता लगा कि ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो रही है इस केस में, ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो रही है इस केस में, राइट। तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन। और इसी चीज को अगर आप उल्टा कर दो, इन सारी चीजों को अगर आप उल्टा कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड घटा दो, एसिडिटी घटा दो, आपका डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की मात्रा घटा दो, एक्सरसाइज मत करो, तापमान घटा दो, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की एसोसिएशन हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, दोस्ती हो जाएगी। सारी चीजें उल्टी कर दो तो ग्राफ आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इफ all these parameters reversed, if all these parameters reversed, if all these parameters reversed, graph shift to left, graph shift to left, ग्राफ आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा, आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर ये पांचों चीजें आपकी यहां पर हो रही हैं, कैडेट अगर आपका बढ़ रहा है तो राइट साइड में ग्राफ जाएगा, और अगर कैडेट घट रहा है, CO2 घट रही है, एसिडिटी घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है, तो आपका ग्राफ जो है ये कहां चला जाएगा, आपका लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ऑक्सीजन से ज्यादा दोस्ती कर रहा होगा कौन, हीमोग्लोबिन। उल्टा हो जाएगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन की जगह क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एसोसिएशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए। तो ये क्या है, ऑक्सीजन एसोसिएशन है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एसोसिएशन हो जाएगा, यस और नो। ऑक्सीजन एसोसिएशन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती हो जाएगी, राइट, यस। तो हमने सिर्फ एक शब्द पढ़ा, दैट इज कैडेट, और खेल खत्म हो गया। ये जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये सिग्मॉइड यानी एस शेप कर्व होता है। इसको अगर आपको राइट साइड में पहुंचाना है, यानी अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूट जाए, तो कैडेट को बढ़ा दीजिए, सी का मतलब CO2 को बढ़ा दीजिए, ए का मतलब एसिडिटी को बढ़ा दीजिए, डी का मतलब आपका यहां पर आप बीपीजीए इसको बोला जाता है, डीपीजीए भी बोला जाता है, यानी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए या तापमान बढ़ा दीजिए। और इन सारी चीजों को अगर घटा डालोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका यहां पर ग्राफ राइट की जगह लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैडेट अगर कोई काम कर रहा है तो राइट कर रहा होगा, और कैडेट अगर घट रहा है तो लेफ्ट में आपका ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, बात खत्म। यह है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और एनसीईआरटी में इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है जिसकी कोई हद नहीं है, राइट। यहां तक समझ में आया, एक बार झटपट तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। डिसोसिएशन का मतलब डिसोसिएट हो जाना, अलग अलग हो जाना। मैं आपको एक और बार क्या कर देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं ये टॉपिक। 2-3 लाइन का आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बाद मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। ऑल राइट, एक और बार रिपीट कर देंगे यार, और 5 बार रिपीट कर देंगे। आप बस अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, आपके लिए ही आए हैं यहां पर। जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार चीजें रिपीट हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहां पर एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, और मैं यहां पर आपको 1-2 लाइनें और लिखवा देता हूं। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, तो इनको एक बार आराम से सुनिएगा। यहां पर पहली लाइन क्या है, यहां पर पहली लाइन जो है वो है बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट, यह टॉपिक आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में है भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी में है, पर इसे बोहर इफेक्ट कहते हैं, यह बात एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो एक बार पढ़ लेते हैं। बोहर्स इफेक्ट क्या है, बोहर्स इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ increased CO2 and increased H positive ions on HbO2। आप मुझे खुद बताइए, अब आपने ट्रिक पढ़ ली है कैडेट राइट। अगर CO2 बढ़ रहा है या अगर आपका H पॉजिटिव आयंस की मात्रा बढ़ रही है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती खत्म होगी या बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन, बताइए।
भाई मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर कैडेट बढ़ रहे हैं, अगर कैडेट बढ़ रहे हैं, ये 5 चीज अगर बढ़ रही है ना, तो आपका ग्राफ राइट में जाएगा, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी, इनकी डिसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन होगी। तो यहां पर हमने क्या बोला, बोर इफेक्ट में हम लोगों ने ये कहा कि भैया CO2 और प्रोटॉन की मात्रा बढ़ रही है। अगर CO2 बढ़ रहा है तो कैडेट वाला फॉर्मूला सही लगा। अगर एसिडिटी बढ़ रही है इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया था, अगर एसिडिटी बढ़ रही है, अगर H पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, अगर आपका यहां पर आप कह सकते हैं कि pH घट रहा है, सारी बातें एक ही हैं, तो भी आपका ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी। तो क्या ये डिसोशिएट होंगे? बिल्कुल होंगे। दिस इज कॉल्ड एज बोर इफेक्ट। कुछ करना ही नहीं था भाई। अगर आप CO2 को बढ़ाओगे या फिर H पॉजिटिव आयन को बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूट जाएगी। यानी अगर आप CO2 और H प्लस का बेसिकली एक तरीके से देखें रोल क्या है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती में, उसे ही बोर इफेक्ट कहते हैं। तो व्हाट इज बोर इफेक्ट? आराम से देखिए, व्हाट इज बोर इफेक्ट? बोर इफेक्ट क्या कहता है? बोर इफेक्ट कहता है when CO2 and H positive ions, when CO2 and H positive ions increase, oxygen dissociates from hemoglobin, dissociates from hemoglobin। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, इसमें कोई पंगा ही नहीं है, कोई दंगा ही नहीं है। राइट, एकदम करेक्ट है बात, एकदम करेक्ट है सर, इसे हम बोर इफेक्ट कहते हैं। या आप इसको याद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्मॉल एब्रिविएशन दैट इज BC, जो कि आपको बहुत प्यार से याद रह जाएगी। B का मतलब है बोहर और C का मतलब है CO2। यानी इन दोनों में से मेन इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो CO2 का देखने को मिलता है। ठीक है, कई किताबों में CO2 लिखा रहता है, कईयों में CO2 और प्रोटॉन दोनों लिखा रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। 100 ml of oxygenated blood transports 5 ml of oxygen। 100 ml ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड है तो 5 ml ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होती है, टिश्यू तक पहुंचती है। और सेम चीज अगर आप CO2 के लिए लिखना चाहें तो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट आपको नीट में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कितना? ऑक्सीजन से 1 ml कम कर देना, ट्रांसपोर्ट्स 4 ml ऑफ CO2, 4 ml ऑफ CO2। करेक्ट, ये बात मैंने यहीं पर लिखवा दी, CO2 में अलग से ना लिखवानी पड़े, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ अगर आप याद कर लो तो ज्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 100 ml तो उसमें लगभग 5 ml आपका ऑक्सीजन कैरी कर रहा होगा वो ब्लड, और अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड तो 4 ml आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको एकदम स्क्रैच से, जीरो लेवल से सारी चीजें पढ़ा देता हूं, आराम से मेरी बातें सुनना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो दोबारा आप लोगों ने कहा सर रिपीट कर दीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इस चीज को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। आराम से सुनिएगा। लेकिन मैंने कहा कि आपका ऑक्सीजन जो है वो मैंने सांस के थ्रू अपने फेफड़ों में भर लिया, हवा मैंने वातावरण से खींची और शुद्ध शुद्ध ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में यानी मेरे एल्वियोलाई के पास आ चुका है। अब मुझे इन एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को लोड करना है कहां? ब्लड में, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा? मेरी बॉडी के अलग अलग सेल्स और टिश्यूज के पास पहुंचेगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, जब अगर एल्वियोलाई में ताजा ताजा ऑक्सीजन भर चुका है तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है? ज्यादा है सर। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन किससे दोस्ती करेगा? ऑक्सीजन से या CO2 से? सर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन से ही दोस्ती करेगा। तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठा लिया और यहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती हो गई, यानी एसोसिएशन हो गई। फिर ये गाड़ी जो है चलते 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 कहां पहुंची? सेल या टिश्यू के पास पहुंच गई। अब अगर ऑक्सीजन की डेस्टिनेशन आ गई है तो ऑक्सीजन को उतारना भी तो होगा, लात मार के बाहर भी तो भगाना होगा। तो अगर ये जो आपका ऑक्सीजन है
ये पहुंच गया है टिश्यू के आसपास, तो इस ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर एंटर करा देगा हीमोग्लोबिन, और टिश्यूज में CO2 ज्यादा होती है, तो अब इस हीमोग्लोबिन पे CO2 लोड हो जाएगा। जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी वही हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठेगा। यहां ऑक्सीजन ज्यादा थी एल्वियोलाई लेवल पे, तो ऑक्सीजन बैठा हीमोग्लोबिन पे, और अगर यहां पर CO2 ज्यादा है टिश्यू लेवल पे, तो CO2 बैठेगा हीमोग्लोबिन पे। सिंपल सा लॉजिक है, जो ज्यादा पैसा देगा टैक्सी ड्राइवर उसी को बैठा लेगा। तो इनकी बाइंडिंग जो है रिवर्सिबल होती है। आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बैठा भी सकता है और आपका टाइम आने पे उतार भी सकता है, तो रिवर्सिबल बाइंडिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कोऑपरेटिव बाइंडिंग है। हीमोग्लोबिन जब पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैठाता है तो बड़ी दिक्कत में बैठाता है, पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठ जाता है हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैठने में आसानी होती है, तीसरे को और आसानी होती है, और चौथे को और आसानी होती है। यह बात हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को बहुत गौर से देखना, सिर्फ बीच वाले कर्व को गौर से देखना, दैट इज योर मेन कर्व। नॉर्मल बॉडी की अगर आप बात करें तो यह कर्व ऐसा दिखाई देता है, बीच वाला। सारी कंडीशंस नॉर्मल हैं। तो अगर मेरे भाई आपने ऑक्सीजन इतनी बढ़ाई, तब जाके आपका इतना सा सैचुरेशन आ रहा है, तब जाके एक ऑक्सीजन बैठ रहा है आपका हीमोग्लोबिन पे। अगली बार इतनी कम बढ़ाई आपने, थोड़ा सी ही मेहनत की, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा सैचुरेशन आ गया, 2 बैठ गए। अब इतनी कम मेहनत करने पे, इतनी ही तो मेहनत करी, तीसरी बार और कम मेहनत करी, यार ये तो और कम मेहनत करी है, लेकिन आप देखो एक और सवारी आकर के बैठ गई। यानी पहली सवारी बैठने में बहुत मेहनत थी, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। इस कर्व को पढ़ के ही हमें पता लगा कि ये जो ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है, ये आपकी कोऑपरेटिव बाइंडिंग है। कि एक हीमोग्लोबिन पे जब बैठ जाता है एक ऑक्सीजन, तो दूसरे ऑक्सीजन को बैठने में आसानी होती है, तीसरे को और आसानी होती है, चौथे को और आसानी होती है। तो हमें एस शेप कर्व या सिग्मॉइड कर्व यहां पर देखने को मिला। एस शेप कर्व या सिग्मॉइड कर्व हमको यहां पर देखने को मिला, राइट। तो इसको आप क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कर्व या एस शेप कर्व। हमने लास्ट उसमें लिखा भी हुआ है स्लाइड में, तो यहां पर छोड़ भी देते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई, ये जो आपकी दोस्ती है ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की, ये आपकी टूटेगी कब? जब कैडेट बढ़ेगा, तो आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाएंगे। कैडेट बढ़ेगा, कैसे याद करें सर? CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन को उतार देगा हीमोग्लोबिन, तो C से ही याद कर लो। अगर C बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन को उतार देगा ना हीमोग्लोबिन, CO2 को बैठा लेगा। तो अगर CO2 बढ़ जाए, अगर A का मतलब एसिडिटी बढ़ जाए, अगर D का मतलब आपका DPGA यानी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बढ़ जाए, E का मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, T का मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ आपका राइट साइड में चला जाएगा, यानी आपकी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती टूटेगी। सर ये कैसे कहा आपने? मेरे भाई, पहले इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि इतना आपने अगर ऑक्सीजन दिया है तो 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। अब जब ये ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो आपका 50% सैचुरेशन इतने ऑक्सीजन पे आ रहा है। देखो इतनी दोस्ती कम हो गई, पहले इतने ऑक्सीजन पे ही आपका काम हो जा रहा था, अब इतने ऑक्सीजन पे आपका काम हो रहा है 50%, है ना। ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब दोस्ती उतनी रही नहीं। दैट्स वाई आप कहते हैं कि ऑक्सीजन डिसोशिएट होने लगा है हीमोग्लोबिन से, आपका कर्व राइट साइड शिफ्ट हो गया है। और अगर ये सारी चीजें आप कम कर दो, CO2 कम कर दो, एसिडिटी कम कर दो, DPGA कम कर दो, एक्सरसाइज कम करो, तापमान कम रखो, तो क्या हो जाएगा? कर्व आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। पहले इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी 2 सवारी बैठाने के लिए, अब आपका 2 सवारी इतनी ही मेहनत में, कम मेहनत में बैठ गई। तो मेरे भाई, मेहनत कम करनी पड़ी, कम ऑक्सीजन देने पे भी काम हो गया। इसका मतलब दोस्ती बेहतर हुई है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की। तो अगर ग्राफ लेफ्ट में गया तो दोस्ती पक्की, और अगर आपका ग्राफ राइट में गया तो दोस्ती टूट रही है। अब समझ में आया नहीं? फटाफट बताइए। आप किसी का भी लेक्चर उठा के देखिए, इतनी सिंपल तरीके से किसी ने पढ़ाया हो तो भाई वेल एंड गुड। नहीं पढ़ाया वैसे मैं बता सकता हूं, बिकॉज हम लोग बहुत करते रहते हैं इधर उधर की बातें, रिसर्च, है ना। अब समझ में नहीं आया तो भाई फिर नहीं आ सकता इससे आसान मैं नहीं कर सकता था यार, है ना। दिस इज सुप्रीमली इजी, दिस इज वेरी इजी। ये दिखने में भाई बहुत टफ लगता है और है भी, लेकिन ये चीज मैंने अपने लिए यूज करी थी, कैडेट राइट और बाकी सारे ट्रिक्स जो मैंने अपने लिए बनाई थी, एंड दे हेल्प मी थ्रू आउट। क्वेश्चन भी बनते हैं इन ट्रिक से और हमेशा बनेंगे। आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखोगे आप उड़ा रहे होगे भाई क्वेश्चन, आपको लगेगा कि खेल खत्म हो गया है सिर्फ इस एक शब्द से, क्योंकि बाकी सारा कंसेप्चुअल है, समझने का है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एनसीईआरटी में इतने फैक्टर्स भी नहीं दे रखे, सिर्फ CO2 दे रखा है, H+ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। मैंने यहाँ पे आपको DPGA भी बताया, मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई, मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया, सारे फैक्टर्स
है ना। एमबीबीएस लेवल की फिजियोलॉजी में इतने फैक्टर्स बताए जाते हैं, पांचों के पांचों आपको यहीं पे बता दिए, खेल खत्म हो गया। राइट, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब आप CO2 को बढ़ाते हैं और एसिडिटी को बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूटती है, डिसोसिएशन होती है। इसी फेनोमेना को बोहर इफेक्ट कहते हैं। बोहर साहब ने बताया था कि CO2 और एसिडिटी बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। इसी बात को हम लोगों ने बोहर इफेक्ट कहा। बात खत्म, ठीक है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 5 ml ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 4 ml आपका CO2 सप्लाई करेगा। तो 5 बड़ा वाला नंबर फॉर ऑक्सीजन, 4 छोटा वाला नंबर फॉर CO2। ये आपको देखने को मिला। यहां तक बात चमकी कि नहीं चमकी, बूझे कि ना बूझे, फटाफट बताइए मेरे भाई। यहां तक अगर चीज चमक गई है, एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। फिजियोलॉजी इतनी मस्त हो जानी चाहिए कि एमबीबीएस में जाओ तो एफर्ट ना मारना पड़े। आधा डॉक्टर आपको यही बना दिया जाएगा 11वीं में ही, और उसके बाद थोड़ा बहुत एमबीबीएस में भी वैसे आपका पाला मुझसे पड़ेगा। सो इफ यू आर गोइंग टू रीड इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस तो आई एम गोइंग टू टीच यू बायोकेमिस्ट्री विच इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट, वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है मैं आपका पीछा छोड़ने वाला हूं नहीं, बहुत सालों तक हमारा साथ है। तो कोशिश करिए कि आपको मेरी आदत पड़ जाए स्टार्टिंग से ही, है ना। चल बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, अब आपका 3% ऑक्सीजन जो है वो तो डायरेक्टली प्लाज्मा में चला जाएगा और 97% आपका हेमोग्लोबिन पे बैठ करके जाएगा। ये बात हमने सीख ली, तो खेल खत्म हो गया। अब CO2 की डिस्कशन करेंगे। पहले एनसीईआरटी मैया के दर्शन कर लेते हैं, एनसीईआरटी की बात सीख लेते हैं। हमसे बताया गया कि हेमोग्लोबिन जो है ये एक रेड कलर का पिगमेंट है, आयरन कंटेन करता है। 4 आयरन इसमें पाए जाते हैं जो हमने बनाकर भी देखे थे, है ना। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये आपका ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है और CO2 से भी। और कैसे बाइंड करेगा? रिवर्सिबल तरीके से। अगर CO2 को बैठा रहा है टिश्यू लेवल पे तो उसको एल्वियोलाई में जाके छोड़ देगा, और एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन को बैठा रहा है तो उसको टिश्यू में जाकर के छोड़ देगा। तो ये आपका रिवर्सिबल तरीके से बाइंड करता है ऑक्सीजन से और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। तो एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बैठा लेता है, यानी 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन को बैठा लेता है, ठीक है। अगर आप देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन पे बैठ पाएगा या नहीं। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगर CO2 ज्यादा है तो क्या ऑक्सीजन को बैठने देगा? नहीं। कैडेट C अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी। हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो दोस्ती टूटेगी। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो दोस्ती टूटेगी। इसके अलावा और भी फैक्टर है। अदर फैक्टर में हमने क्या क्या देखा था? C हो गया, A हो गया एसिडिटी, T हो गया, हमने देखा था D और E यानी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और एक्सरसाइज। तो अदर फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए हैं, ये आपका बाइंडिंग में बाधा बन सकते हैं। अगर आप ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और हेमोग्लोबिन के सैचुरेशन को एक कर्व के थ्रू प्लॉट करते हो तो आपको सिग्मॉइड कर्व या एस शेप कर्व देखने को मिलता है। तो यहां पर आपने परसेंटेज सैचुरेशन को प्लॉट किया एक एक्सिस पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को प्लॉट किया दूसरी एक्सिस पे, तो आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखने को मिला जो कुछ ऐसा दिखता है, आपका सिग्मॉइड दिखता है। राइट, इट इज यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे हमने जब CO2 बढ़ाया तो राइट साइड में शिफ्ट हो गया कर्व, एसिडिटी बढ़ाई राइट साइड में शिफ्ट हो गया। अगर मैं CO2 घटाता तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता, एक्सरसाइज नहीं करता लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता, टेम्परेचर घटाता लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता। तो अगर कैडेट ये 5 फैक्टर्स बढ़ रहे हैं तो राइट साइड में आ जाएगा कर्व, और कैडेट अगर घट रहा है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा कर्व। तो अगर आप देखें तो ये सारे फैक्टर आपके ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। तो अगर एल्वियोलाई में आप देखें तो एल्वियोलाई में हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की दोस्ती होती है, क्योंकि एल्वियोलाई में खूब सारा ऑक्सीजन है। तो वहां क्या होता है? PO2 हाई है, ऑक्सीजन हाई है, PCO2 कम हो गया, कैडेट का C कम हो गया, यस। एसिडिटी कम हो गई, यस। लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो गया, यस। एंड बचे हुए जो 2 फैक्टर थे DPG और एक्सरसाइज वो भी कम है, यस। तो सारी की सारी चीजें फेवरेबल है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन अगर बनेगा तो आपका कर्व किस साइड में जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा। और अगर यही सारी चीजें बढ़ रही होती CADET यानी आपका CO2, आपका प्रोटॉन, उसके अलावा आपका डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक्सरसाइज और टेम्परेचर, ये सारी चीजें अगर बढ़ रही होती तो कर्व आपका राइट साइड में चला जाता। ये हमने जस्ट अभी अभी सीखा है। राइट, तो यही सारी चीजें बता रखी हैं। अगर आप CO2 बढ़ाते हो, एसिडिटी बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सारी चीजें डिसोसिएशन की तरफ लेके जाएंगी, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूट जाएगी। राइट, तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml आप
ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अंडर नॉर्मल कंडीशन। और CO2 की अगर आप बात करें तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ 4 ml CO2 को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स CO2, है ना। अब हम CO2 की बात करते हैं। मुझे सबसे पहले चैट सेक्शन में बताइए कि CO2 सबसे ज्यादा किस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होगा और कितना परसेंट। फटाफट बताइए, चैट सेक्शन को भर डालिए, आपके रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप मुझे यह बताइए कि ऑक्सीजन तो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, CO2 किस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होगा यह मुझे बताइए। क्वेश्चंस कराएंगे आफ्टर CO2, क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी। बाइकार्बोनेट, क्या बात है दोस्त, एकदम सही बात, 70% एंड बाइकार्बोनेट एकदम सही है। सेकंड नंबर पे बताइए किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था अपने आप को। एकदम सही नाम लिखना है, मैं देखना चाह रहा हूं कि आप सही नाम लिखते हो या नहीं। 23% या आप कह सकते हो 20 से 25% CO2 किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वो नाम लिख करके बता दीजिए। बाइकार्बोनेट 70%, शाबाश, सभी लोगों ने एकदम सही लिखा है, दैट्स वेरी वेरी गुड। अगला बता दीजिए मुझे कि बचा हुआ जो आपका 20 से 25% है मेजर कंपोनेंट, वो किस तरीके से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है, बताइए 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 बताइए। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक भी स्टूडेंट कार्बोक्सी लिखता हुआ ना दिख जाए, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोगों ने अभी तक आंसर दिया है एकदम सही दिया है, किसी ने भी कार्बोक्सी नहीं लिखा है। एक बीच में कमेंट आया था पर वो हम माफ करेंगे, है ना। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन अराउंड 23% के आसपास, और बचा हुआ 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में, तो उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। बहुत सही बात है यार, कमाल कमाल कमाल, धागा ही खोल दिया आज तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो ये 3 तरीके से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करता है। यस, 3 तरीके से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करेगा, बिल्कुल सर, करेगा ही करेगा। एक बार इन तीनों के बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तीनों के बारे में चर्चा कर डालते हैं। पहला किस तरीके से करेगा, दूसरा किस तरीके से करेगा, तीसरा किस तरीके से करेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी 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 इजीली, है ना। पहला जो है आपका हाईएस्ट 70%, दैट विल बी डन एज बाइकार्बोनेट, दैट विल बी डन एज बाइकार्बोनेट। ये जो है आपका 20 से 25%, यानी एवरेज अगर आप निकालें तो 70% आपका बाइकार्बोनेट है, 7% आपका प्लाज्मा है, तो बचा कितना, 23%, है ना। तो एवरेज अगर आप देखें तो नियरली आपका 23% के आसपास ये क्या बनाता है, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बमिनो, कार्बोक्सी नहीं, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, करेक्ट है, करेक्ट है। और 7% जो है ये आपका हो जाएगा डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, डायरेक्टली आपका ब्लड प्लाज्मा में, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में हो जाएगा वो तो एकदम डायरेक्ट ही है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। इसका डायग्राम मैं आपको बनवा दूंगा, ये अभी के लिए साइड में रखते हैं। When it comes to 20 to 25% कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन, तो यहां पे अमीनो की इतनी बात चल क्यों रही है। अगर मैं यहां पर कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन की डिस्कशन करता हूं तो एक शब्द पे मुझे फोकस करना है, दैट इज अमीनो। हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। यस सर, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बनता है सर, अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, तो क्या अमीनो ग्रुप इसमें होगा, बिल्कुल होगा यार। अमीनो एसिड्स नहीं तो प्रोटीन बनाया है, तो क्या अमीनो ग्रुप इसमें होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर है आपका अमीनो हेमोग्लोबिन और CO2। CO2 को आपको बैठाना है किसके ऊपर, अमीनो हेमोग्लोबिन के ऊपर, तो ये है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन पे लगा हुआ है आपका अमीनो ग्रुप, आपका अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, करेक्ट, ये है, एकदम सही है सर। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया आपके किसमें, HB है यहां पर आपका NH है, HB है और NH है, राइट। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका COO और आपका H। COO CO2 से आया, एक H यहां से आया, बचा हुआ NH आपने यहां पे डाल दिया। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है भैया, 3 बॉन्ड ही तो बनाता है। अगर आपका 3 बॉन्ड बनाता है तो ये है हेमोग्लोबिन, एक बॉन्ड इसका डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ है, यहां पर कार्बन का, यहां पर आपका NH मैंने लिखा तो हाइड्रोजन ऊपर,
यहां पे C के साथ आपका बॉन्ड बन रहा है तो आपका COOH क्या इस प्रकार से बॉन्ड नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब या तो इसको फाड़ के लिख दो या इसको नॉर्मली लिख दो। यहां पे आपने अमीनो ग्रुप का इस्तेमाल किया, इसीलिए यहां पर क्या बना है? कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन गया है? कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के ऊपर चढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाता है कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। करेक्ट। थोड़ा बहुत मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा देता हूं बीच बीच में। और यहां पर आपने बाइकार्बोनेट देखा। बाइकार्बोनेट क्या है? आपकी बॉडी में एक एंजाइम पाया जाता है विच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम जो आपकी बॉडी में अवेलेबल है। बहुत फास्ट एंजाइम है, लाखों मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज कर देता है चुटकियों में, इतना ज्यादा फास्ट एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक मतलब कार्बोनिक एसिड बनाने में ये अपनी मदद करता है, अपनी बॉडी की मदद करता है। तो यहां पर क्या होगा? CO2 जो है ये आपका कंबाइन कर जाएगा H2O के साथ, और जब CO2 H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बताओ भैया। CO2 अगर H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? H2। H2O का H2 यहां पे लिया, CO2 का CO2 लिया और एक O यहां पे डाल दिया, CO3 हो गए। टोटल ऑक्सीजन 3 हो गए भैया। H2 एज इट इज उठा लिया, यहां CO2 और यहां एक A। क्या तीनों के तीनों मिलकर के कार्बोनिक एसिड बना बैठे? बना बैठे सर, बना बैठे। क्यों नहीं बना बैठे? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है। बनेगा कार्बोनिक एसिड, टूट जाएगा उसके बाद आपका प्रोटॉन में एज वेल एज आपका बाइकार्बोनेट में, यानी HCO3 नेगेटिव में, है ना। तो आपका कार्बोनेट के फॉर्मेट में, बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में चीजें ट्रेवल हो सकती हैं। और ये दोनों के दोनों काम करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपकी बॉडी का वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम, जिसको CA बोल सकते हैं। ये CA आपको चाहिए, CA चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। राइट, ये CA आपको चाहिए। दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कहां पाया जाता है ये CA? कहां पाया जाएगा? यहां पे एक नोट लिख लीजिए अलग से, है ना। 100 रुपए का नोट लिख देता हूं यहां पर कि CA कहां पाया जाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज हाईली अबंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज हाईली अबंडेंट, हाईली अबुंडेंट इन RBC, in RBC, and some amount is also found in plasma। यानी दोनों जगह पाया जाता है लेकिन RBC में ज्यादा पाया जाता है। some amount is also found in plasma। तो कोई पूछ ले कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहां पर पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में या RBC में, आप कहेंगे दोनों जगह पाया जा सकता है। कोई पूछ ले ज्यादा कहां पाया जा सकता है, सवाल यह है कि ज्यादा कहां पाया जाएगा? RBC में पाया जाएगा, प्लाज्मा में कम पाया जाएगा, लेकिन पाया दोनों जगह जाता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। राइट, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक की बात एक और बार रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो ये बात आज हमने आते ही पढ़ी थी, है ना। ये कल का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो हमने छोड़ा था। ये परसेंटेज हम लोग पहले से जानते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इनका मतलब क्या है। सबसे ज्यादा आपका CO2 किस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होगा? बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में। राइट, 70% एज बाइकार्बोनेट। तो भाई जानना भी तो पड़ेगा कि ये बाइकार्बोनेट बनता कैसे है। तो ये बाइकार्बोनेट बनेगा कैसे? भाई आपका जो CO2 है ये आपका जब ब्लड में जाएगा तो वहां इसको पानी मिल जाएगा, इस पानी के साथ ये एक्ट कर लेगा और एक एंजाइम लगेगा यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसकी प्रेजेंस में ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, CO2 और वाटर मिल जाएंगे और बना लेंगे कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड टूट करके बना सकता है आपका बाइकार्बोनेट। दोनों ही केसेस में, चाहे कार्बोनिक एसिड बन रहा हो चाहे कार्बोनिक एसिड टूट रहा हो, दोनों ही केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? एंजाइम कार्बोनिक एसिड देखने को मिलेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस देखने को मिलेगा। फिर है आपका 20 से 25% कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बमीनो यानी हीमोग्लोबिन के ऊपर जो अमीनो ग्रुप है उस पे जाके CO2 बाइंड कर जाएगा। राइट, तो यहां पे अमीनो के साथ बाइंड कर गया, ये आपका NHCOH देखने को मिला। दिस इज गोइंग टू बी एज कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। एंड आपका 7% सीधा सीधा CO2 लोड हो जाएगा प्लाज्मा में, कोई इसमें कन्वर्जन नहीं होगी, सीधा सीधा इसको CO2 ही बोलेंगे। तो आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है कहां पाया जाता है? RBC में भी और प्लाज्मा में भी। यहां तक की बात समझ में आई?
मतलब समझने का कुछ था ही नहीं इसमें, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ही है ना, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, कुछ मैंने समझाया ही नहीं है। बस मैंने बोला है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्यों नहीं बोला, अमीनो हेमोग्लोबिन क्यों बोला, तो अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्शन दिखा दिया CO2 का। बाइकार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये आपको समझाया अभी तक, कुछ ट्रांसपोर्ट की बातें हुई ही नहीं है ना। अब मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बार इस स्लाइड को नोट कर लीजिए और यस सर लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन। सर बड़ा लिखो, अभी लिखता हूं भाई, ये लो बड़ा, है ना। अब मेरी चैट में जान मत खाइए, बड़ा लिख दिया है, जब ये लिखने का काम खत्म हो जाए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, तो मैं ये बिंदु बड़ा यहां से मिटा दूंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड, आज की लास्ट स्लाइड। जल्दी फ्री कर दूंगा, अगर मेरा साथ दोगे तो जल्दी जल्दी मैं आपको फ्री कर दूंगा। यस सर, नोट कर लिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ग्रेट, नाइस पिक डियर, बहुत अच्छी बात है। सीना चौड़ा कर दिया है तुमने मेरा, सीना चौड़ा होकर के जॉन सीना हो चुका है ना। मुझे गर्व है तुम सभी पर कि तुमने लिखाया हुआ नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया भाई, दिल गदगद हो गया, खुशी से भर उठा मैं तो। आओ भाई, हम क्या कर लेते हैं यहां पर, मस्त मस्त बातें कर लेते हैं। मस्त मस्त बातों में पहली मस्त बात क्या है, पहली मस्त बात यह है कि जब भी किसी सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे तो कचरा बनेगा, और उस कचड़े में एक्सक्रीटरी मैटर तो होगा ही, साथ साथ होगा आपका CO2। यह टिश्यू है, इसमें कचरा बनता रहता है, और इस टिश्यू का कचरा जो है कहां जाकर के लोड होने की कोशिश करेगा, ये जाकर के आपका ब्लड में लोड होने की कोशिश करेगा, इस ब्लड को कर देगा ये डीऑक्सीजनेटेड, इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देगा आपका ये कचरा। तो ये हमने बना दी बहुत मोटी ब्लड वेसल, असलियत में तो इतनी मोटी होती नहीं है, पर यहां पे डायग्राम में जितनी मोटी जितनी खुली आप बना सकते हैं उतनी बनाइए, है ना। हुल्ले हुलारी हुल्ली 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 बना दीजिए ब्लड वेसल खुली खुली, क्योंकि मेरे भाई यहां पर जितना अच्छा डायग्राम दिखेगा, जितनी चीजें क्लियर होंगी, जितनी समझ में आएंगी, उतना ही आपको मजा आएगा, ठीक है। ये एक हम लोगों ने ब्लड वेसल बना डाली और इसको हम लोगों ने यहां पर कॉपी कर डाला, मतलब मैंने कर डाला, तुमको तो बनानी ही पड़ेगी भाई, है ना। और इस ब्लड वेसल में मैंने बना दी एक हरी नहीं लाल RBC। अब ये भी लाल है, ये भी लाल है, तो कुछ और बोल नहीं सकते, पर हाँ एक बार बना के देखते हैं कि कैसी बनती है। ये आपकी गोल मटोल बाय कनकेव डिस्क लाइक RBC है। क्या ये भी लाल है? लाल है, पर थोड़ा सा इसको अलग कलर से बना लेते हैं, ऑरेंज बना लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, ये हमने बना डाली, ठीक है। अब दिस इज द ब्लड प्लाज्मा, ये जो है आपका ब्लड का प्लाज्मा है सर, प्लाज्मा है। ब्लड में जो खुला खुला आपका पड़ा हुआ लिक्विड है दैट इज प्लाज्मा। यस सर, दिस इज प्लाज्मा, है ना। ये जो आपका यहां पर छोटा सा स्ट्रक्चर है गोल मटोल सा, ये आपका क्या है, RBC है। यस सर, RBC है, ठीक है। यहां पर भी सेम केस, ये आपकी RBC है और ये आपका प्लाज्मा है, ये आपका प्लाज्मा है, एंड दिस इज योर RBC। और ये आपकी ब्लड वेसल आपको दिखाई दे ही रही है बहुत मोटी सी, यहां पर हमने बना दिया है टिश्यू, इसकी लेबलिंग अगर आप करो तो दिस इज गोइंग टू बी टिश्यू, आपका टिश्यू है। और यहां पर अगर आप देखो तो आपका टिश्यू की जगह क्या हो जाएगी, एल्वियोलाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, यहां पे आपकी एल्वियोलाई हो जाएगी। यानी मैं दो जगह आपको CO2 के बारे में पढ़ाऊंगा, एक तो उसकी लोडिंग और एक उसकी अनलोडिंग। भाई सवारी को बैठाना है पहले गाड़ी में, और उसके बाद उसको छोड़ करके भी तो आना है, उसको डेस्टिनेशन तक भी तो पहुंचाना है, बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। तो CO2 को पहले मैं फेफड़ों में पहुंचा दूंगा और फिर सांस बाहर छोड़ूंगा तो आपकी CO2 बाहर निकल जाएगी एक्सेलेशन के थ्रू। अब देखिए, ये जो आपका यहां पर सेल है, ये जो आपका सेल या टिश्यू है, क्या इसमें ग्लूकोज होगा? होगा सर। क्या ये सेल खाना पीना खाता है? खाता है सर। ब्लड से इसमें न्यूट्रिएंट आ गए थे और यहां पर आ गया था ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके सेल ने क्या बना ली? ATP बना ली। बना ली सर। क्या बना ली भैया? ATP बना ली। खुद बताइए सर। ATP बना ली। ATP बनाने के अलावा यहां पर ग्लूकोज को जब आप तोड़ते हो तो CO2 और H2O मिलता है। मिलता है सर। तो क्या यहां पे CO2 नाम का कचरा बन गया? क्या ये CO2 नाम की गैस बन गई टिश्यू में?
बिल्कुल बन गई सर। इसको हमें बाहर भगाना है, इसका हमें खात्मा करना है। तो सबसे पहला खात्मा मैं किस तरीके से करूंगा, खुद बताइए भैया। सबसे पहले और सबसे आसान मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि इसको मैं लोड कर दूं ब्लड प्लाज्मा में। अगर मैं बोलूं कि 7% CO2 को 7% CO2 को मैंने डायरेक्टली यहां पर लोड कर दिया है इन द प्लाज्मा, तो क्या पहले ही बात खत्म हो गई? हो गई सर। 7% CO2 का तो खेल खत्म कर दिया, ब्लड प्लाज्मा में लोड कर दिया, प्लाज्मा के साथ साथ जाते जाते कहां पहुंच जाएगा? एल्वियोलाई के पास पहुंच जाएगा। ये 7% CO2 है, क्या इसका खेल खत्म हो गया? हाँ या ना, फटाफट बताइए। क्या 7% का खेल खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया सर। अगला देखिए, अगला मैंने कहा मेरे भाई, अगला मैंने कहा मेरे भाई कि यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मैं हेमोग्लोबिन के साथ दोस्ती करा देता हूं, हेमोग्लोबिन के साथ दोस्ती करा देता हूं। अगर मैं हेमोग्लोबिन के साथ दोस्ती करा देता हूं तो कितने परसेंट की कराऊंगा? 23% की हेमोग्लोबिन के साथ दोस्ती करा दूंगा। तो ये क्या बन गया? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन गया। बिल्कुल बन गया। ये था हेमोग्लोबिन, इसके साथ था अमीनो ग्रुप NH, और यहां पर बन गया COOH। क्या ये कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन गया? बिल्कुल बन गया। तो यहां पर कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बना सर, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन ये बना, राइट? बन गया है सर, एकदम सही बात है। 23% हो गया, 7% हो गया। अब ये कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन गया, हेमोग्लोबिन आरबीसी में, तो जहां जहां ब्लड फ्लो करके जाएगा आरबीसी के साथ साथ आपका हेमोग्लोबिन भी चला जाएगा, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन भी चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बचा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बचा? नेक्स्ट बचा सर हमारा मेजर कंपोनेंट, है ना? नेक्स्ट क्या बच गया हमारा? मेजर कंपोनेंट बच गया। यहां पर इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा मेजर कंपोनेंट बच गया विच इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट। तो ये 70% कैसे फॉर्मेट में जाना चाहिए था? बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में जाना चाहिए था, 70% के आसपास, राइट? 70% के आसपास ये किस फॉर्मेट में जाना चाहिए था? बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में। बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा? अभी अभी बताया था आपको कैसे बनेगा मेरे भाई। आपका CO2 जो है ये आपका जुड़ जाएगा H2O के साथ, और इनके रिएक्शंस को कैटेलाइज करेगा कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम। यहां बन जाएगा आपका H2CO3, ठीक है? H2CO3 बन जाएगा, और ये H2CO3 जो है ये आपका फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपका H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव में, HCO3 नेगेटिव में। ये दोनों के दोनों आपके जो रिएक्शंस हैं ये कौन कैटेलाइज कराता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एज इट इज वही रिएक्शन है, सेम टू सेम रिएक्शन है जो यहां पे लिखवाया था, है ना? तो आप डायरेक्टली अगर नोट भी नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हैं सेम रिएक्शन जो कि बाइकार्बोनेट में लिखा था, ये सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, करेक्ट? अब क्या होता है दोस्त, अब अंदर जो है आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा मुझे बताइए? नेगेटिव चार्ज क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि अंदर है HCO3 नेगेटिव। ये HCO3 नेगेटिव आरबीसी में बढ़ गया है, तो ये HCO3 नेगेटिव क्या कर जाता है? आरबीसी बाहर आ जाता है प्लाज्मा में। HCO3 नेगेटिव क्या आ जाता है? आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर बाहर आ गया तो इसको बैलेंस करने के लिए किसी नेगेटिव चार्ज को अंदर भी तो जाना पड़ेगा, किसी नेगेटिव चार्ज को अंदर भी तो जाना पड़ेगा। तो कौन अंदर चला जाता है? क्लोरीन, नेगेटिव क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है ये अंदर की साइड चला जाता है, राइट? ये क्लोरीन अंदर की साइड चला जाता है, राइट? ये क्लोरीन आपका अंदर की साइड चला जाता है। इस फेनोमेना को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट फेनोमेना। समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूं, आराम से सुनिए। अभी तक मैंने क्या बताया, बहुत टाइम लेके पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं है, बिल्कुल प्यार से समझना है, बिकॉज इट इज अ हैवी कॉन्सेप्ट। यहां हैवी ड्राइवर बनना पड़ेगा भाई तुमको भी, तभी यह कॉन्सेप्ट चमकेगा, अदरवाइज नहीं चमकेगा। मैंने क्या बताया कि सर एक सेल है, एक टिश्यू है जिसमें आपका CO2 बना, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, CO2 बना। अब इस CO2 को ट्रांसपोर्ट करके एल्वियोलाई तक पहुंचाना है जिससे कि हमारी बॉडी से ये बाहर निकल सके, करेक्ट? तो इस टिश्यू के पास जो ब्लड वेसल थी इसमें हमने CO2 को लोड कर दिया, 7% आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा, तो कुछ करना ही नहीं है। 23% हेमोग्लोबिन के ऊपर बैठ गया, आपका बन गया यहां पर आपका कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, और 70% जो है इसने क्या बना लिया? बाइकार्बोनेट बना लिया। तो CO2 और H2O मिले तो कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड जब टूटा तो आपका प्रोटॉन बना, एंड आपका क्या बना? HCO3 यानी बाइकार्बोनेट बना।
ये कार्बोनेट आपका CO2 से बाहर निकल जाता है और प्लाज्मा में भी ट्रेवल करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस पाया जाता है, तो ये प्लाज्मा में भी ट्रेवल करता है, राइट, प्लाज्मा में भी ट्रेवल करेगा। तो ये आपका क्या है, प्लाज्मा में निकल जाता है HCO3। तो अगर अंदर से बाहर कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से अंदर भी नेगेटिव चीज चली जाती है। इसको कहते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट, कि बाहर जो आपका निकला बाइकार्बोनेट उसको कंपनसेट करने के लिए अंदर क्लोरीन चला गया, तो इसे क्लोरीन शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। अब क्या हुआ, अब यहां पर देखिए एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। क्या यहां पर प्लाज्मा में 7% CO2 लोडेड था, या 7% CO2 प्लाज्मा में लोडेड था? लोडेड था सर। क्या यहां पर आपका ये कार्बामिनो हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड था? बिल्कुल था सर। क्या आपका 23% इस फॉर्मेट में पाया जा रहा था? पाया जा रहा था। यहां पे अगर एल्वियोलाई है तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो हेमोग्लोबिन किसको बैठा लेगा? अब ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठा लेगा, CO2 की दोस्ती टूट जाएगी इसके साथ। तो क्या इस CO2 को पहुंचा देगा ये आपका एल्वियोलाई में? CO2 यहां पर एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन आकर के लोड हो जाएगा इस हेमोग्लोबिन के साथ। बिल्कुल आपका ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन लोड हो जाएगा। और ये जो 7% CO2 थी ये भी सीधी सीधी कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई में चली जाएगी। करेक्ट, एकदम करेक्ट। मेन दिक्कत है इसकी, ये जो आपके HCO3 बाहर आ गए थे, ये जो आपके प्लाज्मा में आ गए थे HCO3, ये क्या करेंगे आप? ये जो आपके प्लाज्मा में आ गए थे HCO3 नेगेटिव, प्लाज्मा में आपके प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, तो इनके साथ ये क्या कर लेंगे? आपका दोस्ती यारी कर लेंगे, राइट, इनके साथ ये दोस्ती यारी कर लेंगे। तो आपका फिर से क्या बन जाएगा? फिर से आपका क्या बन जाएगा मेरे भाई? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। एक सेकेंड, आपका HCO3 नेगेटिव प्लस आपका प्रोटॉन यहां पर मिल गए तो क्या बन गया? आपका H2CO3 बन गया, H2CO3 बन गया। और ये H2CO3 दोबारा से टूट जाएगा CO2 और वाटर में। यानी ये जो रिएक्शन था इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन हो गया। CO2 और H2O को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाया था, फिर बाइकार्बोनेट, यानी पहले CO2 कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट, यहां बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड फिर CO2। और ये कौन कैटालाइज करता है रिएक्शन? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मैंने बताया था थोड़ी सी मात्रा इसकी किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में भी पाई जाती है। तो ये CO2 यहां पर आकर फ्री हो गया, ये CO2 यहां पर आकर फ्री हो गया, ये भी आपका एल्वियोलाई में लोड हो गया। और एल्वियोलाई से क्या हो जाएगा? आपका बाहर की साइड एक्सेलेट हो जाएगा। CO2 इज एक्सेल्ड बाहर की साइड, है ना। अब CO2 को क्या कर दिया जाएगा? बाहर फेंक दिया जाएगा। CO2 इज एक्सेल्ड। दोबारा से समझिएगा, दोबारा से समझिएगा। 5 बार पढ़ाऊंगा, 10 बार पढ़ाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाता रहूंगा। आराम से सुनिए। मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। दोबारा सुनिए। मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सबसे पहला तरीका, सबसे मैक्सिमम जिस तरीके से CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो है एज बाइकार्बोनेट। दूसरा, सीधा सीधा आपका प्लाज्मा में 7% वो मिक्स हो सकता है। और तीसरा 23% एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के जैसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा था। करेक्ट। अब हमने क्या किया भाई, जो आपका हेमोग्लोबिन में चढ़ना है 23%, वो हेमोग्लोबिन में चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, हेमोग्लोबिन पे बैठ गया। अब आरबीसी है ब्लड में और आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, इसके ऊपर CO2 बैठा हुआ है। जब आपका ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करके एल्वियोलाई के पास जाएगा, तो आरबीसी भी एल्वियोलाई के पास पहुंच जाएगी इसी ब्लड वेसल में, और इसमें हेमोग्लोबिन जो है ये भी CO2 को बैठा के यहां तक ले आएगा। ये CO2 पहुंच जाएगा एल्वियोलाई में, बात खत्म। 23% मामला हमारा सॉर्टेड है। 7% आपका जो CO2 था ये डायरेक्टली आपका प्लाज्मा में लोड हो गया था, डायरेक्टली प्लाज्मा में लोड हो गया था। तो ये प्लाज्मा जो है आपका बाकी ब्लड के साथ बहता 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 यहां चला जाएगा, और यहां पर ये 7% CO2 जो है ये डिफ्यूज होकर के कहां पहुंच जाएगा? आपका एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा। इसका खेल भी खत्म हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है आपका बेसिकली बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में ट्रांसफर। बाइकार्बोनेट बनाना है तो क्या बाइकार्बोनेट डायरेक्टली बन जाएगा? नहीं, पहले कार्बोनिक एसिड बनाना पड़ेगा। तो आपका वाटर तो है ही सेल्स में, हम तो बने ही 70% पानी के हैं, तो सेल में पानी तो खूब है, CO2 भी खूब है ना। तो ये जो आपका CO2 था टिश्यूज से ये लोड हो गया आपका यहां पर, और इसको हमने पानी के साथ मिला दिया और बन गया H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। और फिर इससे एक प्रोटॉन हटाया तो बन गया HCO3 यानी बाइकार्बोनेट।
चाहे आपका कार्बोनिक एसिड का बनना हो चाहे कार्बोनिक एसिड का टूटना हो, दोनों ही चीजों में आपका कौन हेल्प करता है? कार्बोनिक एसिड नाम का एंजाइम। तो पहले CO2 और H2O जुड़े, कार्बोनिक एसिड बना, और फिर कार्बोनिक एसिड टूट करके बाइकार्बोनेट बना गया। यह बाइकार्बोनेट बनने के बाद आपका बाहर आ जाता है आपका प्लाज्मा में। अब नेगेटिव चार्ज का बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आ गया तो आपका क्लोरीन जो है ये इस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए अंदर चला जाता है। ठीक है, अंदर चला जाता है, इसे कहते हैं क्लोरीन शिफ्ट, जिससे कि नेगेटिव पॉजिटिव का गैप ना आए, चीजें न्यूट्रलाइज रहें। अब ये HCO3 जो है कुछ आपका यहां बच गया और कुछ आपका बाहर आ गया। जो आरबीसी में है वो आरबीसी से ट्रेवल करेगा, जो प्लाज्मा में है वो प्लाज्मा से ट्रेवल करेगा। ये आपने देखा प्लाज्मा वाला जो है ये आपका पहुंच जाता है जब एल्वियोलाई के पास, तो प्रोटॉन के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड बनाएगा और कार्बोनिक एसिड आपका CO2 और H2O बनाएगा। यानी कि ये जो रिएक्शन था ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। जब टिश्यू के पास आप थे, एट द साइट ऑफ टिश्यू, जब CO2 ज्यादा था तो इसने वाटर के साथ दोस्ती करके कार्बोनिक एसिड बनाया और फिर आपका बाइकार्बोनेट बनाया, और ये बाइकार्बोनेट पहुंच गया एल्वियोलाई के पास। जब एल्वियोलाई के पास CO2 कम था, है ना, तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा चला देना है। इस बाइकार्बोनेट से बनाया कार्बोनिक एसिड और इस कार्बोनिक एसिड से बना दिया CO2 और वाटर। राइट, ये CO2 आपकी फिर बॉडी से बाहर चली जाएगी, एल्वियोलाई में लोड हो जाएगी। यानी CO2 और वाटर से चाहे कार्बोनिक एसिड बनाना हो चाहे कार्बोनिक एसिड से CO2 और वाटर बनाना हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम आता है। चाहे कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट बनाना हो चाहे बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनाना हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेट काम आता है। यानी कि जो रिएक्शंस हैं ये क्या हैं? रिवर्सिबल हैं। तो क्या मैं यहां पर ऐसा एरो लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। क्या मैं ऐसा एरो लगा सकता हूं कार्बोनिक एनहाइड्राइड के ऊपर? बिल्कुल लगा सकता हूं। ये दोनों साइड रिएक्शन को चला देता है। जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड लोड करनी है ब्लड में तो सीधा सीधा रिएक्शन चलेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पहले कार्बोनिक एसिड और फिर क्या बनाएगा आपका बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में ही 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन पूरी हो जाएगी तो दोबारा से CO2 बना देगा, बात खत्म। यहां तक क्लैरिटी है या नहीं? झटपट बताइए। यहां तक क्लैरिटी है या नहीं? झटपट बताइए। ये जो डायग्राम है आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको बहुत प्यार से नोट करना है आपको साथ साथ। यहां तक क्लैरिटी है? यस और नो? यस, है ना। क्लोरीन कहां गया? जब आपका ये जो HCO3 है ये आप हटा दोगे तो क्लोराइड बाहर आ जाएगा, अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है। राइट, आराम से देख लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं सर एंड कर दीजिए यार, या तो प्लीज क्लास में आइएगा मत, और आइएगा तो बिना बताएं चले जाइएगा, है ना। बिना बोले कि सर एंड कर दो, प्यार से चले जाना यार, मेरी तरफ से कोई रोक टोक है ही नहीं, और मैं रोक टोक कर भी नहीं सकता भाई। ऑनलाइन क्लासेस में मैं क्या ही कर सकता हूं। तो इट्स बेटर कि आप बिना बोले चले जाए यार, है ना। इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो, है ना। क्रिस्टल क्लियर, शानदार भाई। अब देखिए ये सेम डायग्राम है, ये मैंने सोचा था आपको दोबारा पढ़ा दूंगा रिवीजन के लिए, तो दोबारा रिवाइज करा देते हैं, है ना। देखिए भैया ये एक सेल है, इस सेल में CO2 बनी है क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन हुए हैं, तो कुछ तो CO2 आपकी डिसॉल्व्ड फॉर्मेट में चली जाएगी 7% के आसपास, कुछ आपका बना लेगी HbCO2 यानी हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो जाएगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कुछ आपके क्या कर लेगी CO2 और H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में मिलकर बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, और फिर आपका बना लेंगे बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट आ जाएगा आपका यहां पर प्लाज्मा में, तो क्लोराइड अंदर चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। ये क्लोराइड अंदर चला जाता है, क्लोराइड शिफ्ट, और इसको कहते हैं हैमबर्गर फेनोमेना। सिर्फ नाम लिख दीजिए, हैमबुर्गर, खाने वाला बर्गर, है ना, हैमबर्गर फेनोमेना। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, फुल फ्लेजेड डेफिनेशन में लिखवा देता हूं। व्हेन बाइकार्बोनेट, व्हेन HCO3 नेगेटिव कम टू प्लाज्मा आउट ऑफ आरबीसी, आरबीसी से निकल के जब कुछ अमाउंट प्लाज्मा में आ जाता है, व्हेन कम टू प्लाज्मा आउट ऑफ आरबीसी to neutralize that, to neutralize that
chloride ions move inside, chloride ion move inside from प्लाज्मा टू आरबीसी। तो यहां पे क्लोराइड आयन शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, देयरफॉर कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, देयरफॉर कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसीलिए इसको क्लोराइड शिफ्ट कहा। तो कुछ CO2 डायरेक्टली आपका लोड हो गया प्लाज्मा में, कुछ CO2 जो है आपका उसने बना लिया हेमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन, और कुछ जो था इसने आपका बाइकार्बोनेट बना के एंट्री मार ली प्लाज्मा में, और कुछ आपका आरबीसी में ही रह गया। जब आपकी ये सारी चीजें यहां पर पहुंची तो आपका डिसॉल्व्ड CO2 जो था ये तो एज इट इज आपका कहां चला गया, एल्वियोलाई में। जो आपका हेमोग्लोबिन के साथ था ये भी आपका क्या हो गया, हेमोग्लोबिन के साथ इसकी एसोसिएशन टूट गई, ये भी आपका प्लाज्मा में चला गया। और ये जो बाइकार्बोनेट था ये आपका अंदर चला जाता है आरबीसी में। कुछ आपका बाहर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज से कैटेलाइज हो सकता है, कुछ अंदर भी जा सकता है, क्योंकि दोनों जगह कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो चाहे तो आप इसको यहीं पे बना लो CO2 और H2O में, या आप इसको आरबीसी में भी भेज सकते हो। तो इसको जब आप आरबीसी में भेजोगे तो क्लोराइड जो गया था वो वापस आ जाएगा। तो आपके जो क्लोरीन अंदर से बाहर गए थे, मतलब सॉरी बाहर से अंदर गए थे, वो अंदर से बाहर आ जाएंगे एज इट इज। बस इतना ही आज का तामझाम था। यहां तक समझ में आया तो झटपट बता दीजिए, यहां तक अगर क्लैरिटी है फटाफट बता दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको शेयर करा सकूं एनसीईआरटी की। यस, बार बार रिपीट कराया है, एक एक कॉन्सेप्ट 3-3 बार बताया है, क्योंकि मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट नहीं करना। हैमबर्गर फेनोमेना यानी क्लोराइड शिफ्ट, और दूसरी चीज बोहर इफेक्ट, ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, ये दोनों आप छोड़ सकते हो। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, बोर इफेक्ट में तो कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया था जब CADET यानी जब CO2 बढ़ेगा, जब आपका एसिडिटी बढ़ेगी, जब आपका DPGA बढ़ेगा, एक्सरसाइज करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्राफ राइट साइड में जाएगा, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी। वही आपका बोर इफेक्ट था कि जब CO2 या एसिडिटी बढ़ाओगे तो दोस्ती टूटेगी, तो उसमें कुछ नया पढ़ा नहीं। यहां क्लोराइड शिफ्ट पढ़ना इसीलिए जरूरी था क्योंकि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपका प्लाज्मा में जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो क्यों है, क्योंकि कई बार मेरे दोस्त ये जो आपका बाइकार्बोनेट है प्लाज्मा में आ जाता है, और प्लाज्मा में अगर आ जाएगा, कोई नेगेटिव चीज अगर बाहर आ गई है मेम्ब्रेन से आपका आरबीसी से, तो कोई नेगेटिव चीज अंदर भी तो जानी चाहिए, तभी तो मामला न्यूट्रलाइज रहेगा। तो कुछ आपका बाइकार्बोनेट जो बाहर आया है, बाहर भी उसको CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा में भी है, और उसको आरबीसी में पहुंचा करके भी CO2 में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन यहां से बहुत तगड़े नहीं बनेंगे, मैंने जो पढ़ा दिया है वो बहुत ज्यादा है, आप हर क्वेश्चन को फोड़ के रख दोगे इतने में, तो है ना। तो CO2 जो है ये आपका हीमोग्लोबिन पे बैठ जाता है, जिसको कहा जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और इस तरीके से 23% अपनी ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, ठिकाने लगाता है। जब CO2 ज्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा, उस टाइम पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से, तो बहुत नॉर्मल बात है, जो ज्यादा होगा वही बैठेगा हेमोग्लोबिन के ऊपर। आरबीसी जो है इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है एक एंजाइम की, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम। कौन सा है ये एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि हमें क्या करना है, CO2 और वाटर को फ्यूज कराना है एंड अल्टीमेटली इनसे कार्बोनिक एसिड बनाना है, और थोड़ी सी अमाउंट में ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा में भी आपका क्या हो रहा होता है, कुछ आपका बाइकार्बोनेट CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो CO2 और H2O को जोड़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से, और H2CO3 बनाया, कार्बोनिक एसिड बनाया। फिर कार्बोनिक एसिड टूटा आपका प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट में। ये दोनों रिएक्शन कौन कराता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। यानी जब मुझे CO2 को लोड करना है आपका ब्लड वेसल में, तो मैं कार्बोनिक एसिड बनाऊंगा और फिर बाइकार्बोनेट बनाऊंगा। फिर ये बाइकार्बोनेट आपका आरबीसी से कहां आ जाएगा, प्लाज्मा में, क्लोराइड घुस जाएगा अंदर की साइड आपका आरबीसी के अंदर, और फिर जब ये HCO3 पहुंच जाएगा एल्वियोलाई के पास, तो रिएक्शन उल्टे चल पड़ेंगे, इस बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनेगा और फिर आपका CO2 तैयार हो जाएगा, और इस CO2 को हम बॉडी के बाहर निकाल देंगे। तो एट द टिश्यूज, टिश्यू जहां पर CO2 बना है ताजा ताजा, वहां पे CO2 हाई है,
ताजा ताजा CO2 बना है तो CO2 वहां पर हाई है क्योंकि वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन हुए हैं। तो CO2 जो है ये आपका ब्लड में यानी आरबीसी एंड प्लाज्मा में पहुंच जाता है। 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में लोड हो गया और बाकी आपका आरबीसी में चला गया, क्या, कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए एज वेल एज आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो ये जो है आपका बाइकार्बोनेट भी बना सकता है एंड आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन भी बना सकता है। एल्वियोलाई जहां पर आपको CO2 को हटाना है, अनलोड करना है, वहां पे आपका CO2 लो है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरी रहती है। तो यहां पे रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन कर दो, जो मैंने आपको रिएक्शन सिखाया था CO2 से कार्बोनिक एसिड और फिर बाइकार्बोनेट, उसको एग्जैक्टली रिवर्स कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, CO2 और वाटर बन जाएगा। इस CO2 को आप क्या कर सकते हो, आपका अनलोड कर सकते हो एंड एल्वियोलाई तक पहुंचा सकते हो। तो 100 ml अगर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें 4 ml CO2 आप ट्रांसपोर्ट करते हो। और ऑक्सीजन कितना था एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता डालिए। CO2 अगर 4 ml है, ऑक्सीजन कितना था, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फटाफट बताइए इन द चैट सेक्शन। और फिर मैं आपको करा देता हूं कुछ सवाल। आज का बस हमारा इतना ही काम था। वी आर फ्री, अगले 10 मिनट में आपको फ्री कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। फटाफट बता दीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, कि हमें कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। 5 ml, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, क्या हम तैयार हैं अब क्वेश्चंस करने के लिए? मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया भाई मैंने बहुत कम टॉपिक पढ़ाए हैं। मैंने सिर्फ आपको आज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ाया है और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ाया है। ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट, इतना सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, पर आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी डेप्थ है, बहुत डेप्थ है, राइट। सो अगर आप तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए तो मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चलता हूं और इस मजेदार टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में कर लेते हैं सेट। यस, चलिए, शानदार, आइए भाई। ओके, ये सवाल आसान है तो आसानी से कर लेंगे हम लोग। 30 सेकंड का टाइमर है। 97% ऑक्सीजन आपका आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पे आप 97% ऑक्सीजन को लोड करते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हो। रिमेनिंग 3%, बचा हुआ 3% कैसे जाता है, लंग में ही रह जाता है। ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व स्टेट में ट्रेवल करता है। अटैच टू सेल मेम्ब्रेन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। आप इसको बहुत आसानी से एलिमिनेशन से भी कर सकते हो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज आपने सुनी ही नहीं है और बची हुई यू कैन इजीली एलिमिनेट। फटाफट बताइए भाई, फटाफट बता डालिए। वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड डीजर मैक्स, भूरा बच्चन यानी बी हो जाएगा आंसर। बिल्कुल यार, बी फॉर भूरा बच्चन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 97% ऑक्सीजन आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और 3% आपकी ट्रांसपोर्ट होती है एज प्लाज्मा, है ना, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो बी फॉर भूरा बच्चन मार्क कर देते हैं। 90% यार, क्या बात है, धागा खोल डाला क्वेश्चन का। आइए भैया, इसमें तो फिर आप तोड़फोड़ ही मचा देंगे भाई, हैंग मत हो जाना यार। अरे चैट डिसेबल्ड, चैट इनेबल करता हूं, इनेबल, हाँ चल रही है, ठीक है। आइए भैया, मार्क कर दीजिए। अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। और जिसका आंसर हो जाए वो मुझे चैट सेक्शन में नंबर ऑफ एटम्स भी लिख के बताना। पहले पोल मार्क कर दीजिए और उसके बाद मुझे चैट में चाहिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट पोल एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द चैट सेक्शन। झटपट बता डालिए इस सवाल का जवाब। क्या हो जाएगा भाई? अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक 4, है ना, सवारियां बैठाने वाली गाड़ी है हीमोग्लोबिन, तो इस पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। और एटम कितने हो जाएंगे? एटम हो जाएंगे आपके 8, राइट। सो अल्टीमेटली द आंसर इज गोइंग टू बी 4। वैसे भी 4, वैसे भी 4, है ना। तो डी फॉर डॉक्टर इज द राइट आंसर, डॉक्टर बनेंगे हम लोग, राइट। 85%, क्या बात है भाई। 9% ने क्या कर डाला? 9% ने 2 किया है। 2 कैसे हो सकता है? हम लोग तो स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे कि 4 ऑक्सीजन जो है वो बैठेंगे हीमोग्लोबिन के ऊपर। जब एक ऑक्सीजन बैठेगा तो 25% सैचुरेशन आएगी, 2 ऑक्सीजन बैठेंगे तो 50%, 3 बैठेंगे तो 75% और 4 बैठेंगे तो 100%। पर कोई बात नहीं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की शक्ल कैसी दिखाई देती है? सिग्मॉइड, हाइपरबॉलिक, स्ट्रेट या पैराबॉलिक? कैसी शक्ल दिखाई देगी आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की? कैसा बनाया था आज हमने? एक एक्सिस पे हमने लिख रखा था परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और दूसरी एक्सिस पे हमने लिख रखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बीच में जो कर्व बना था वो कैसा था? एस शेप का था, यानी सिग्मॉइड था। तभी तो आप कोऑपरेटिव बाइंडिंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे।
है ना। पहला जो आपका ऑक्सीजन था बड़ी मुश्किल से हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे बाइंड कर रहा था, फिर थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर बढ़ाते ही अगला झटपट बाइंड कर गया, थोड़ा और बढ़ाते ही अगला और झटपट बाइंड कर गया, चौथा और मस्त तरीके से बाइंड कर गया और सेचुरेशन आ गई। उसके बाद कोई और नहीं बैठ सकता, आपके 4 ही सवारियां बैठ सकती है हीमोग्लोबिन पे, तो चौथी सवारी के बाद सेचुरेशन आ गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मोइड कर्व या एस शेप कर्व आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ए। लगभग 88% लोगों ने कर डाला है, कमाल कर डाला है भाई। अब ये सवाल थोड़ा सा समझने का है, तो इसको प्यार से करिएगा, देख के करिएगा, हड़बड़ाइएगा मत और गड़बड़ाइएगा तो बिल्कुल भी मत। डिक्रीज इन पीएच, पीएच कम हुआ है यानी एसिडिटी बढ़ी है, हिंट दे रहा हूं। डिक्रीज इन पीएच कॉजेज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन टू शिफ्ट इन कैडेट राइट। जब कैडेट बढ़ता है तो राइट साइड में कर्व शिफ्ट होता है। यहां पे क्या हो रहा है, खुद बताइए, खुद बताइए भाई, यहां पे क्या हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारा पोल नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, जो पोल पे जवाब दे रहे हैं उनको यहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। अगर आपका चैट सेक्शन में ठीक तरीके से चैट काम कर रही है तो वहां पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली फेयर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने आपको बताया पीएच घट रहा है, मैंने आपको बताया पीएच घट रहा है। अगर पीएच घटता है, पीएच कम किसका होता है, एसिड का होता है ना। अगर पीएच घट रहा है तो एसिडिटी बढ़ रही है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कैडेट बढ़ा तो राइट साइड में कर्व जाएगा, कैडेट CADET। अगर CO2 बढ़ा, एसिडिटी बढ़ी, DPGA बढ़ा, एक्सरसाइज कर रहे हो, तापमान बढ़ा, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा आपका कर्व। तो एसिडिटी बढ़ी यहां पर, तो क्या राइट शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी या बढ़ेगी, टूटेगी, डिसोशिएट होंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। उत्तर अगेन बी फॉर बुरा बच्चन, 77%। यार कमाल ही कर दिया, बहुत शानदार, मजेदार। अगर 77% बच्चों ने यह सवाल सॉल्व किया है तो इट्स वेरी वेरी गुड, है ना। आओ भैया, एक भैया जी का नाम पढ़ा था, फटाफट मार्क कर दीजिए। अगर CO2 और H पॉजिटिव का बढ़ाते हो, यानी कैडेट 5 आपके पैरामीटर्स हैं जिससे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती डिसाइड होती है। अगर ये 5 चीजें बढ़ रही हैं तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी। CO2 बढ़ा, एसिडिटी बढ़ी, DPGA बढ़ा, एक्सरसाइज की, टेम्परेचर बढ़ा तो दोस्ती टूटी, राइट साइड में कर्व शिफ्ट हो गया। तो अगर CO2 और एसिडिटी बढ़ रही थी और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूट रही थी तो उसे क्या बोले थे हम लोग, हेल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट, क्लोराइड इफेक्ट या हैम्बर्गर फेनोमेना। तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो यार, क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फेनोमेना तो एक ही था, तो दोनों ही आंसर नहीं हो सकते ना, बिकॉज बोथ CND तो दिया नहीं है। और उसके अलावा हमने आज एक ही नाम सुना है, दैट इज बोहर साहब का इफेक्ट। तो बी फॉर बोहर इज द राइट आंसर। क्या बात है यार, 91%, कमाल कर दिया भाई। आज जो खा के आए हो यही खा के आया करो, जो किया है आज, जो टोटका अपनाया है वही टोटका अपनाओ। कुछ नहीं खाया है, भूखे पेट बैठे हो तो भूखे पेट बैठो, है ना। जो करते हो, आज जिस रंग का पजामा पहना है डेली उसी रंग का पजामा पहनो। पर यह परफॉर्मेंस बड़ी खतरनाक है, तो बहुत खुशी हुई मुझे। अगला पोल लगा देते हैं भैया। कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग एरिथ्रोसाइट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। CO2 और वाटर मिले, कार्बोनिक एसिड बना, उसके बाद कार्बोनिक एसिड टूट गया तो प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट बना। ये दोनों के दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में कौन चलाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम चलाता है। सेम चीज पूछ लिया, अच्छा आंसर ही निकल गया भाई, सॉरी। फ्लो में आंसर ही बोल डाला, फिर भी कई बच्चे गलत करेंगे क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। 15-20% बच्चा तो अभी भी गलत कर देगा बताने के बाद भी, क्योंकि आप लोग हो परम इंटेलिजेंट लोग, है ना। परम इंटेलिजेंट और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि के लोग जो होते हैं वो बताने के बाद भी गलत करते हैं, उनकी एक खास बात है ना। तो अभी देखना बताने के बाद कितने लोग गलत करेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बैच में बहुत धुरंधर बच्चा भी पढ़ता है, राइट। देखिए क्या बात है भाई, क्या बात है, 6% तब भी अलग निकल गया, बट स्टिल आई एम वेरी इंप्रेस्ड यार, 94%, बहुत अच्छी बात है। आइए, ये थोड़ा कुछ लग रहा है देखने में तामझाम, 1 मिनट का टाइम ले लेते हैं इसमें। हो सकता है क्वेश्चन आसान हो पर दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है, तो लेट्स चेक, क्या पता भाई टफ हो, है ना, आइडिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्राफ। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये, और इसमें क्या गंदी बात है, इनकरेक्ट वो पूछा है। कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है भाई। द पार्ट ए रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। पार्ट ए 20% सेचुरेशन, 40, 60, 80, 100। पार्ट ए इज परसेंटेज सेचुरेशन, कितनी सवारी बैठ चुकी हैं
25%, 50%, 75%, 100%। द पार्ट बी रिप्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्ट बी, जब नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्यों लेंगे भैया? ऑक्सीजन का लेंगे। PO2 लेंगे, PCO2 क्यों लेंगे? दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 इन रेस्पिरेशन। कि किस हिसाब से अगर CO2 बढ़ेगी तो आपका ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी या बढ़ेगी, रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एसिडिटी बढ़ी, एक्सरसाइज हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, राइट? तो व्हाट आर द चेंजेस, उसी के लिए तो हम स्टडी करते हैं। तो ये बात भी एकदम करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? गंदी बात कौन सी है? गंदी बात निकली बात नंबर 3, है ना? तो सी यहां पर आंसर आ जाएगा। सी फॉर चूरा बच्चन, है ना? भूरा बच्चन तो अब नहीं बना, तो चूरा बच्चन इज द राइट आंसर। भाई इसमें क्या गड़बड़ी कर दी यार? भाई क्या इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व नहीं कहते? बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग लिख के लेके आया था मैं, है ना? एकदम माथे पे छपा कर लेकर आया था। दोबारा से दिखा देता हूं जिससे आपको शक ना हो। ये मास्टर जी तो ऐसे ही बोलते हैं। देखो भाई, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इतना बड़ा लिखा है ना? यहां लिखा है कि यहां ऑक्सीजन की एसोसिएशन हो रही है क्योंकि कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है। राइट साइड में होगा तो ज्यादा डिसोसिएशन होगी। अदरवाइज इसको डिसोसिएशन कर्व ही बोलते हैं क्योंकि हम उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती तोड़ दे। तो यहां तक तो करेक्ट है भैया। अच्छा वो मिट ही गया, कोई बात नहीं, है ना? तो यहां तक तो ठीक है। और किसने क्या क्या मार्क किया था? और कईयों ने मार्क किया था पार्ट ए रिप्रेजेंट्स परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे कितने O2 बैठ चुके हैं वही बताता है। 25%, 50%, 75%, 100%। तो भाई बीच में 25 की जगह 20 लिख दिया है तो ठीक ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आएगा ना 100 तक, तो बीच का कोई भी नंबर ले लो। और यहां पर आपका PO2 आएगा, PCO2 नहीं। तो सारी बातें करेक्ट हैं 3 को छोड़ के, है ना? तो लीडर बोर्ड में आपको दिखा देता हूं। लीडर बोर्ड में है बुशरा, लावण्या, अर्नव, काव्यांजलि, अनुशीष, अनुष्का, उत्कर्ष, हर्षिता, डॉक्टर सुमन और इमरान। बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस। और बाकी बच्चों को भी बधाई क्योंकि हम लोगों ने कुछ ना कुछ नया तो सीखा ही है। एंड दैट इज द कोर मोटो। अब कर डालिए अपनी आंखों को बंद बिकॉज मैं देने वाला हूं आपको एक्टिव रिकॉल। आज का टॉपिक था बहुत छोटा जिसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 की डिस्कशन करी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रियली रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड क्योंकि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन नाम के गड्डी पे चढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन जो है एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से 8 ऑक्सीजन एटम्स को अपने ऊपर बैठा लेता है। अगर एक ऑक्सीजन बैठ गया है तो 25% सैचुरेशन यानी 1/4 सैचुरेट हो चुका है, 4 में से एक सीट भर चुकी है। 2 ऑक्सीजन बैठ गए तो 50% सैचुरेशन, 3 ऑक्सीजन बैठ गए 75% सैचुरेशन एंड 4 ऑक्सीजन बैठ गए 100% सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन जो है 97% किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट होता है? एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन पे बैठ के, और बचा हुआ 3% डायरेक्टली प्लाज्मा में लोड हो जाता है और डिसॉल्व स्टेट में आपका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम लोग सिग्मॉइड तरीके से प्लॉट करते हैं जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग दिखाता है। यानी कि पहला ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन पे बैठेगा तो उसको तकलीफ होगी, दूसरा वाला थोड़ा और आसानी से बैठ जाएगा, तीसरा वाला और भी आसानी से बैठ जाएगा और चौथी वाला सबसे ज्यादा आसानी से बैठ जाएगा। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती रिवर्सिबल होती है। अगर हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन को बैठा सकते हो और ट्रांसपोर्ट कर सकते हो तो एट द डेस्टिनेशन इन ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिटैच भी कर सकते हो, इनको नीचे उतार भी सकते हो। रिवर्सिबल बाइंडिंग यहां पर देखने को मिलती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगा कब? जब CADET बढ़ेंगे यानी आपका कैडेट बढ़ेंगे। तो कैडेट राइट होते हैं हमेशा, तो कैडेट जब बढ़ेंगे तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन होगी। कैडेट क्या है? CO2 बढ़ेगा, A फॉर एसिडिटी बढ़ेगी, D फॉर DPGA यानी डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बढ़ेगा, E फॉर एक्सरसाइज करोगे और T का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो राइट साइड में कर्व शिफ्ट होगा और जब ये सारी चीजें घटेंगी तो लेफ्ट साइड में कर्व शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 जो है 70% ट्रांसपोर्ट होती है एज आपका बाइकार्बोनेट। तो CO2 जो है ये जो आपका टिश्यू में बना है ये आपका आरबीसी में चला जाता है और आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसकी कुछ मात्रा आपके प्लाज्मा में भी पाई जाती है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? CO2 और H2 को जोड़ देता है और बना देता है कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड फिर बना लेता है प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट जो है नेगेटिवली चार्ज है तो ये आपका आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाता है और उस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए आपका प्लाज्मा से आरबीसी में चला जाता है क्लोराइड मॉलिक्यूल या फिर आप कह सकते हैं क्लोराइड आयन। इसे क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फेनोमेना भी कहा जाता है।
उसके अलावा अगर आप देखें तो 70% बाइकार्बोनेट के अलावा आपका 23% कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेट में आपका CO2 ट्रेवल करता है और बचा हुआ 7% डायरेक्टली आपका प्लाज्मा में लोड हो जाता है। तो जो 7% प्लाज्मा में है वो प्लाज्मा में घूमता रहेगा और आपका एल्वेलाई में चला जाएगा। जो आपका 23% कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेट में है वो आपका हेमोग्लोबिन पे बैठ जाएगा और एल्वेलाई के पास जाकर अनलोड हो जाएगा। हेमोग्लोबिन से उसकी दोस्ती टूट जाएगी और वो भी आपका लोड अनलोड हो जाएगा आपका एल्वेलाई में। एंड जो आपका मेन था बाइकार्बोनेट, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये आपका जा सकते हैं आरबीसी में और आरबीसी में जाकर के दोबारा से पाथ को फॉलो कर सकते हैं। पहले बना सकते हैं प्रोटॉन के साथ मिलकर के कार्बोनिक एसिड और उसके बाद टूट सकते हैं CO2 और H2O में। CO2 जो है आपका क्या हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा और एल्वेलाई में पहुंच जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई तो तारा रारा इन द चैट सेक्शन, क्योंकि यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए। बहुत मजेदार बातें हमने करी हैं, राइट। आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई डाउट होगा, बिकॉज बहुत जनरल बात करी है, पता चला है जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट कहां चलेगा भैया, कुछ डाउट देख लेते हैं। सर आप 4.0 में बॉटनी पढ़ाओगे? आई एम वेटिंग सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। यार अब शायद मैं 4.0 में बॉटनी ना पढ़ाऊं एक छोटा सा अपडेट है, नॉट वेरी श्योर, अभी टीम के ऊपर थोड़ा सा मतलब कि आना बाकी है डिसीजन, तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड, है ना। बट कहीं ना कहीं आपको मेरे बॉटनी के लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे या फिर कोई नई सीरीज आएगी। अभी 11th क्लास की बॉटनी में पढ़ाने वाला हूं इस वेडनेसडे से कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पे आइएगा। बहुत मजेदार चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। आज लॉन्च हो जाएगी वो चीज, आज या कल में आपको पता लगेगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पर जाके देखें। कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन नहीं होती है क्या सर? अरे बिल्कुल होगी ना यार। अगर हेमोग्लोबिन पे CO2 बैठ गया है तो एल्विलाई के पास ला करके छोड़ भी तो दिया है ना हेमोग्लोबिन ने CO2 को, डिसोसिएशन हुई तो हमेशा थोड़ी बैठा के रखेगा परमानेंट। सर ब्लॉक क्यों किया? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? भाई मैं आपके सामने हूं यार, मेरे ऊपर नाम मतलब यार भाई दिल से बुरा लगता है भाई। मैंने क्या किया है? मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया भाई, यहीं तो खड़ा था मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर टीम मेरी आवाज सुन पा रही है तो इन भाई का नाम क्या है, आदित्य भाई को अनब्लॉक कर दिया जाए। अगर ये गलती से ब्लॉक हो गए हैं किसी टीम मेंबर से या कहीं से भी, प्लीज मेक श्योर कि आप आदित्य भाई को अनब्लॉक कर दे, बिकॉज मैं कभी किसी बच्चे को ब्लॉक कराता ही नहीं हूं। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कितनी भी स्पैमिंग हो क्लास में, मैं किसी बच्चे के पैसे खराब करता ही नहीं यार। समझ लीजिए वो बच्चा आज के दिन में नादान है, लेकिन कल को एग्जाम के टाइम पे उसको बैच की जरूरत पड़ेगी ना, तब तो वो पढ़ने आएगा ही। तो मैं उसका वो इंटेंट भी क्यों खराब करूं भाई? उसके पिताजी ने तो मेहनत करके कमाया ना, बच्चा तो आज के दिन में बेवकूफ है, लेकिन पापा की मेहनत का जो पैसा है वो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको तो वेस्ट नहीं ही होने दूंगा। दैट इज माई कोर मोटो। तो मैं ब्लॉक नहीं कराता कभी स्टूडेंट्स को, तो मैंने कुछ नहीं करा है भाई, है ना। बाकी कुछ होगा तो आई चेक। सर प्लीज बताओ क्लास नोट्स कब बनाने हैं, क्लास के बाद या क्लास के साथ साथ? जितना हो सके क्लास के साथ साथ। कोई चीज अगर छूट रही हो, कभी भी जिंदगी में दो ऑप्शन में फंसे तो एक ऑप्शन चुने और वो ऑप्शन होगा समझना। अगर आपको दो चीजों में डाउट है कि मैं क्लास में समझूं या मैं क्लास में लिखूं, तो हमेशा समझने को चुनिएगा, बिकॉज लिखने के लिए तो आपको दोस्त की कॉपी मिल जाएगी, मेरे खुद के एनोटेटेड नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। तो क्लास में जो चल रहा होता है उसको पूरी अटेंशन देनी है। अगर आप लिखने में थोड़ा सा स्लो है, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं है। क्लास के बाद 5-7-10 मिनट बैठिए और अपने नोट्स को बढ़िया तरीके से बना लीजिए, लेकिन समझने का काम उसी टाइम पे होना चाहिए जिस टाइम पे मास्टर जी समझा रहे हैं। दैट इज योर कोर मोटो एज अ स्टूडेंट, है ना। लिखना छोड़ सकते हैं हम, समझना नहीं छोड़ सकते। सर आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, थैंक्स सर, सब कुछ समझ आया है, थैंक यू सो मच सर जी। मेरा रैंक 11 है, 11 आया था, बस 1 सेकेंड लेट आंसर दिए थे, सॉरी सर। अरे यार आप 11 क्या, आप 1100 लाओ, आप मेरे लिए हीरा रहोगे, है ना, हीरा बच्चन ऐसा कुछ नहीं होता यार, है ना। डोंट टेक दीज थिंग्स टू सीरियसली। आराम से पढ़ो, एंजॉय करो, इन्फॉर्मेशन को एंजॉय करो। आज जो पढ़ाया, कितनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई हमने, किताब से कभी समझ में आती ही नहीं, एनसीईआरटी से कभी समझ में नहीं आती। आपको यही नहीं बता रखा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, डीपीजीए बढ़ेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बता रखा एनसीईआरटी में। सिंपल बातें लिख रखी हैं, उसको अगर आप डिकोड कर गए तो आप बाकी लोगों से कितना आगे निकल गए, आप ये सोचिए, है ना। तो अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं भाई, बहुत बढ़िया है। सर यहां तो डिक्रीज हो रहा है ना, कहां डिक्रीज हो रहा है ना, पीएच डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी तो बढ़ी ना मेरे भाई। HCl का पीएच कितना होता है? एसिडिक है तो 7 से कम ही होता है ना, 7 से कम एसिड, 7 के ऊपर बेस होना स्टार्ट हो जाता है, अल्कलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना पीएच कम होगा उतनी एसिडिटी बढ़ेगी ना भाई। तो एसिडिटी बढ़ रही है, कैडेट का ए बढ़ रहा है, तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट। चलिए ऑल राइट,
आई वॉन्ट टू मीट यू, भाई आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू। कभी भी मौका लगेगा, कभी भी किसी सेंटर पे मैं आऊंगा, किसी शहर में आ रहा हूँ, तो आई विल अपडेट यू अप, जिससे हम लोग मिल सकें, धूम मचा सकें। क्या ब्लड में क्लोरीन प्रेजेंट होता है? बिल्कुल यार, ये जो सेल्यूलर एनायंस हैं और सेल्यूलर कैटायंस हैं, ये आपके ब्लड में और आपके पूरे सेल के आसपास इंटर सेल्यूलर स्पेसेस में पाए जाते हैं, अलग अलग सेल्स के बीच में भी पाए जाते हैं। दीज आर वेरी अबंडेंट, है ना। तो अलग अलग जगह पे आपको सोडियम भी देखने को मिलता है, क्लोरीन भी देखने को मिलता है ना। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो पाए जाते हैं बिल्कुल। पोटेशियम भी देखने को मिलता है, तो बिल्कुल पाए जाते हैं। सर कैन यू प्लीज अवॉइड यूजिंग रेड कलर एंड प्लीज राइट मोर बिग, बाय द वे यू आर द बेस्ट, लव यू सर। यार मोर बिग का मुझे मत कहो भाई प्लीज। मोर बिग का आई कांट अश्योर। रेड कलर में यूज करना अवॉइड करूंगा, व्हाइट स्लाइड पे आई विल यूज रेड, ब्लैक स्लाइड पे मैं रेड यूज करना अवॉइड करूंगा। पर ये राइटिंग ना बड़ी मुश्किल से आई है। अगर आप देखो तो मैं एक स्लाइड पे ना बहुत ज्यादा कंटेंट लिखता हूं, तो बहुत मुश्किल होता है ये सब। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यार, अब यार वो चीज चलो मैं आपको कल दिखाऊंगा, है ना। बहुत अच्छा एक माइंड मैप बनाया था, उसको आप देखोगे तो आप पागल ही हो जाओगे, तो बहुत मस्त चीज है। अच्छा, जितने लोगों को जाना है आप जा सकते हो, बेसिक डाउट चल रहे हैं, अब मैं कुछ और पढ़ाने वाला नहीं हूं, सो यू कैन गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लॉट्स ऑफ लव, सभी को बेस्ट विशेष। तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव बात नहीं होगी, किन्हीं के छोटे मोटे डाउट है तो वो डाउट ही ले रहा हूं मैं, राइट। चलो ओके सर कैन यू प्लीज, अच्छा ये तो हो गया है। वीसी सर प्लीज, ये समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया भाई? ओके दोबारा पढ़ा देते हैं, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार पढ़ाएंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए CO2 कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है सर? 3 तरीके से। 7% आपका डिजोल्व इन प्लाज्मा, तो क्या 7% सीधा प्लाज्मा में लोड हो जाएगा? हो जाएगा। ये जो प्लाज्मा है इसके थ्रू जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा और आपका पहुंच जाएगा एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई में डिफ्यूजन से चला जाएगा, इसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं। 23% आपका बैठ जाता है हेमोग्लोबिन की पीठ पे, जैसे कि ऑक्सीजन बैठा था। भाई ब्लड में होती है आरबीसी और आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन, इस हेमोग्लोबिन के ऊपर लोड कर दिया आपने CO2, तो ये बन गया कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। जब आपका ये ब्लड फ्लो करेगा तो इसकी आरबीसी भी यहां से आपकी फ्लो करते 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 यहां पहुंच जाएगी, तो आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन था वो भी यहां पहुंच जाएगा, और इस हेमोग्लोबिन के साथ जो CO2 बाइंडेड थी ये भी यहां पहुंच जाएगी, है ना। तो यहां CO2 ज्यादा था टिश्यू में, तो इस टाइम पर CO2 ज्यादा था तो लोड हो गया यहां पर हेमोग्लोबिन के ऊपर। यहां एल्वियोलाई में देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम। ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन आएगा ना, ऑक्सीजन आएगा अब हेमोग्लोबिन के पास लोड होने, CO2 अनलोड हो जाएगा और पहुंच जाएगा एल्वियोलाई में, तो ये भी शॉर्ट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एज बायकार्बोनेट। तो बायकार्बोनेट कैसे बनता है? CO2 और H2O जब मिलेंगे, CO2 आपने बनाई है टिश्यू में और H2O आपका सेल में पाया ही जाता है सबसे ज्यादा 70%, तो CO2 और H2O जब मिलेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड से जब प्रोटॉन निकालोगे तो आपका बायकार्बोनेट बनेगा। ये बायकार्बोनेट जो है आपका ट्रेवल करता है प्लाज्मा में, राइट, प्लाज्मा में। उसके बाद ये आपका आरबीसी में भी जा सकता है, और बायकार्बोनेट से क्या बन सकता है? कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जब टूटेगा तो बन जाएगा CO2 और वाटर, और ये CO2 कहां चला जाएगा? आपका फिर यहां पर चला जाएगा एल्वियोलाई में, और यहां से जितना भी CO2 है एल्वियोलाई से, ये जब आप सांस बाहर छोड़ोगे, एक्सहेल करोगे, तो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये छोटी सी बात थी, राइट। तो आई गेस सभी को समझ में आ ही गया होगा अब तो, क्योंकि इतनी बार कोई टीचर रिपीट नहीं करता भाई, मैं ही तुम्हारा भाई हूं। मुझे आप जेन्युइनली 10 बार अगर बोलोगे तो मैं 10 बार रिपीट करता हूं, और ये मेरी आदत है, और ये मेरी हर बैच की आदत है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होते, आई वर्क फॉर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। तो लेट्स से मैं जल्दी जल्दी बोल के कुछ निकल जाऊं और आपको समझ में ही ना आए, तो मेरा एज अ टीचर मोटो खत्म हो जाएगा ना उस दिन। तो इसीलिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि भाई मुझे जब तक एक एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाना है। ऑलराइट, चलो, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं मिलता हूं आपसे कल, और कल इस चैप्टर को हम लोग कर रहे होंगे खत्म। तो कल हम न्यूरल रेगुलेशन की बात करेंगे, केमिकल रेगुलेशन की बात करेंगे, और 3-4 बीमारियों की बात करेंगे, है ना। कल हम मुकेश भाई को याद करेंगे, जो सिगरेट पीता था, फिर उसको लंग कैंसर हो गया था, जो हर फिल्म के पहले दिखाई देता है। फिल्म में हीरो हो ना हो, हीरोइन हो ना हो, मुकेश भैया जरूर होते हैं। 23 साल का मुकेश, उस मुकेश को जो बीमारी हुई थी उस बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। एम्फीसीमा की भी बात करेंगे, अस्थमा की भी बात करेंगे, ब्रोंकाइटिस की भी बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स की भी बात करेंगे, यानी ऐसी बीमारी जो आपको नौकरी के टाइम मिल सकती है और आपके फेफड़ों को तबाह कर सकती है। इन फेफड़ा फाड़ बीमारियों के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, और कल छोटे से लेक्चर के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ब्लड हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं एनिमल टिश्यूज में, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आपका स्टार्ट करेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप के लेक्चर से। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं कल, ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, बाय।